नमस्कार दोस्तों, एनआईएमसीजे के इस गेस्ट ऑफ द वीक सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं उनका परिचय करें और उनका स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर जयेश पारकर एक सीनियर मीडिया कर्मी हमारे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं और उनका मैं फॉर्मल परिचय दूं तो जयेश भाई ने गुजरात विद्यापीठ से अपनी मास्टर डिग्री की थी और उसके बाद 2004 से 2008 4 साल के लिए आप हैदराबाद ईटीवी ग्रुप के साथ जुड़कर, नाडू टेलीविजन ग्रुप के साथ जुड़कर ईटीवी गुजराती में एज एन एंकर आपने काम किया था और 2008 से आज तक लगातार आप टीवी9 के साथ, टीवी9 गुजराती के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। आप एसोसिएट एडिटर और सीनियर एंकर है टीवी9 गुजराती में और आपने न्यूज़ एंकरिंग प्रोग्राम प्राइम टाइम में शो किए हैं, पॉलिटिकल डिबेट, स्टूडियो डिबेट, लोकेशन डिबेट, इलेक्शन डिबेट, बहुत सारे लाइव प्रोग्राम्स, बहुत कुछ किया है। आपका बहुत ही पॉपुलर, पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ये शो जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, भक्ति, उसके तकरीबन 3100 एपिसोड्स आपने किए हैं और वो एपिसोड करने के लिए आप न सिर्फ गुजरात लेकिन गुजरात के बाहर भी, भारत में और भारत के बाहर रशिया, नेपाल जैसी, श्रीलंका जैसी जगहों पर भी आपने विजिट किया है और वहाँ से भी शो किए हैं। तो ऐसे पॉपुलर एंकर, ऐसे पॉपुलर न्यूज़ रीडर और सीनियर पत्रकार वो हमारे साथ जब जुड़े हैं तो उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। एक और बात यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, जयेश भाई ने पिछले कुछ दिनों में एक कोरोना पेशेंट की ज़िंदगी जी है और वो ज़िंदगी क्या होती है। हम सब घर पर बैठकर बहुत सारी चीज़ें अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, पेशेंट को क्या दिक्कत होती है शायद हम यूट्यूब पर देखते हैं, ये उनकी मानसिक परिस्थिति कैसी रहती होगी, वो सारी चीज़ें भी हम सोचते हैं, लेकिन वो अनुभव करना अलग चीज़ है। तो जयेश भाई पिछले कुछ दिनों पहले कोविड पॉजिटिव पाए गए, उनको बाकायदा अस्पताल में भर्ती किया गया और जो भी एक कोविड पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट होती है वही सारी ट्रीटमेंट फॉलो करके सक्सेसफुली कोविड को हरा कर वो बाहर निकले हैं। तो आज जयेश भाई के पास ये दोनों चीज़ों के साथ हम बात करेंगे। पहले उनका ये कोविड का जो अनुभव है उसके बारे में बात करते हैं और फिर मीडिया कर्मी के तौर पर आपके जो अनुभव है वो भी आपसे बात करेंगे। तो मैं हैंड ओवर करता हूं डॉक्टर जयेश पारकर जी को। धन्यवाद कौशल। वैसे तो टीवी पे बोलना बहुत अलग बात होती है और टीवी पे बोलने के बाद जब अपने पर कुछ आता है तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, बस ये दो परिस्थितियां थी इन सभी में। और आज खुशी भी हो रही है, कभी हुआ करते थे तो ऐसे ही सब लोगों को सुना करते थे। आज बोलने का मौका मिला है और ये सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं और जो भी बताने को है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपको भी जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल पूछिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे और कुछ जानकारी देने का भी मन होगा, क्योंकि अपने हिसाब से जो भी मुझे ब्रीफ करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। सबसे पहले तो सबका धन्यवाद कौशल भाई, श्री काशीकर जी का, इस माध्यम के जरिए मैं आप तक पहुंच रहा हूँ और जो भी बातें मैं बताने जा रहा हूँ काफी आपको वो हेल्पफुल होगी, क्योंकि अभी जो भी चल रहा है माहौल तो बहुत खराब है, न मात्र भारत लेकिन पूरे देश में, देश के बाहर और अपने गुजरात में सभी जगह ये कोरोना की वजह से अभी काफी टेंशन है। लेकिन सबके लिए ये नया है, ये महामारी सबके लिए नहीं है और इसके लिए अगर क्या किया जा सके उसके लिए भी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी एक रिसर्च का भाग है। उसके फाइंडिंग्स कब आएंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा, उसके लिए भी हमें अभी राह देखनी है। लेकिन एक मीडिया कर्मी होने के नाते पहले से ही मेंटली मैं प्रिपेयर था कि कभी न कभी ऐसी घड़ी जीवन में आ सकती है, क्योंकि हम रोज स्टूडियो जाते हैं, वहां पे न्यूज पढ़ते हैं, बहुत लोगों से मिलने का भी होता है, तो प्रिकॉशंस तो सारे थे, सारे प्रिकॉशन हम ले रहे थे, लेकिन फिर भी हमें कोरोना की चपेट में आना ही था। तो एक दिन आ गए, क्योंकि हमारे ऑफिस में एक पेशेंट वो 1 हफ्ते पहले आए थे, उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, उसके 1 हफ्ते बाद एक रूटीन चेकअप रखा गया था। तो उसी फ्लोर पे हम काम कर रहे थे, तो हमारा भी टेस्ट किया गया और हमें 2 दिन बाद एएमसी में से फोन आया कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो पहले तो मानने में नहीं आया, क्योंकि मैं सारे प्रिकॉशन ले रहा था और हम कोरोना वॉरियर की श्रेणी में आते हैं, तो सारे प्रिकॉशन होने के बाद भी ये मुझे कैसे हो सकता है। ये सवाल जरूर हुआ था जब पहली बार सुना फोन पे कि आप कोरोना पॉजिटिव हो।
लेकिन फिर भी मेंटली तो मैं प्रिपेयर ही था कि अगर कभी भी ऐसी घड़ी आती है तो हमें कैसे सँभालना है, क्योंकि 1-2 महीने से हम भी लगातार टेलीविज़न पे सबको ये सलाह दिया करते थे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अगर कभी आप संक्रमित हो भी जाते हैं, तो भी आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है, उसमें से जीतना भी है। क्योंकि जीतना वही एक हमारे पास होता है जुनून, जिसकी वजह से इसको हम हरा सकते हैं। तो तुरंत ही अपने आप को सँभाल लिया और पहले अपने परिवार को बताया कि भई इस तरह से रिपोर्ट करवाया था, अब 2 दिन के बाद पॉज़िटिव आया है। थोड़ा कठिन भी लगा, क्योंकि परिवार को बताना होता है तो थोड़ा चिंता भी होती है, क्योंकि हम तो जब जाते हैं ऑफ़िस में तो अपनी जान तो दाँव पे लगती है, लेकिन अपने परिवार के साथ भी हमें बिल्कुल ये सब बातें ध्यान में रखनी होती हैं। लेकिन जब पहले ही ऑफ़िस में केस आया था तो अ, मैं उस दिन से ही लगातार मैं पॉज़िटिव पाया, उसके 10 दिन पहले से ही मैं अलग रहने को चला गया था। फ्लैट के अलग रूम में मैं रहता था। तो उसकी वज़ह से क्या हुआ कि मुझे जब रिपोर्ट आया तो सबसे पहले मुझे ये अच्छा लगा कि चलो मैंने ये स्टेप लिया, तो उसकी वज़ह से मेरे परिवार के सारे लोग हैं वो बच गए। तो ये स्टेप्स अच्छा रहा कि जो हम टीवी पे बोला करते थे, तो अपनी निजी जीवन में भी हम ये सब बातों का ध्यान रख रहे थे। तो ये काफ़ी सहूलियत रही मुझे कि मैं अपने परिवार से दूर रहा, तो वो जो कोरोना का संक्रमण हो रहा था वो नहीं हो पाया, और मैं अकेला था तो मुझे काफ़ी वो हिम्मत रही कि चलो अब मुझे अकेले लड़ना है तो मैं बिल्कुल लड़ लूँगा। तुरंत ही अपनी अपार्टमेंट के सेक्रेटरी से बात की, नीलम पंड्या, और उन्होंने भी काफ़ी तरह से सहकार दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हम न्यूज़ चैनल में काम करते हैं और हमें रोज़ जाना होता है, तो कभी न कभी अभी ये घड़ी आती है तो हमें क्या करना है। तो पूरी सोसाइटी के यहाँ 90 घर हैं, कोई भी पैनिक ना हो उसका भी हमने ध्यान रखा। तुरंत एएमसी के डॉक्टर से भी हम लगातार बातें कर रहे थे, तो उनसे भी हमने पूछा कि किस तरह से ट्रीटमेंट हो पाएगा, क्या व्यवस्थाएँ हो पाएँगी। ऑफ़िस के सारे कलीग्स और हमारे जो प्रिय अधिकारी उनसे भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने भी सारी व्यवस्थाएँ कर दी थी। तो बिना कुछ डरे हुए 15-20 मिनट में मैंने अपना बैग तैयार कर लिया, और मुझे पता था कि 10-15 दिन की तो लड़ाई होगी ही, तो मैंने अपने साथ कुछ अच्छी बुक्स भी ले ली थी। 2-3 कपड़े भी ले लिए थे ताकि वहाँ कोई दिक्कत ना हो। और मैं पहले से ही आयुर्वेद में बहुत बिलीव करता हूँ, तो मैंने कुछ अपने जो घर में मान लो सौंठ है, हल्दी है, अजवाइन है, ये सब मैंने अपने साथ पहले से ही ले लिया था। और ये सब इसलिए भी था क्योंकि ये पॉज़िटिव पाए जाने से पहले मैं फ़ेसबुक पे ये सब लाइव करके दिखाया करता था कि आप ये सारे उपचार घर पे कर सकते हो। तो ये काफ़ी सहूलियत हो गई मेरे लिए कि पॉज़िटिव पाए जाने के बाद भी अपने आप को सँभालने में मुझे कुछ देर नहीं लगी, और आगे के दिनों में क्या होना है और मुझे कितना प्रिपेयर रहना है, ये पहले से मेरे दिमाग में था। तो इन सभी बातों को लेकर मैं जब अपने फ्लैट से नीचे उतरा, एम्बुलेंस में बैठा, सारे लोगों को के साथ भी मैंने दूर से ही बात की कि आप डरना मत, मैं ज़रूर वापिस आऊँगा। और एम्बुलेंस पे पहला पैर रखते हुए भी मैंने ये संकल्प कर लिया था कि मुझे जीतना तो है ही, मैं तो कोरोना नेगेटिव होके आऊँगा, लेकिन दूसरे 10 लोगों को नेगेटिव करके लाऊँगा बाहर। तो वाह! ये एक कॉन्फिडेंट था मेरे में, और पहले से ही इस फ़ील्ड में जब आते हैं और आप भी अभी इस फ़ील्ड में हो तो आपको पता ही है कि आपको साहसिक तो रहना ही है, और मजबूत इसलिए रहना है क्योंकि तभी आप इस फ़ील्ड में काम कर पाओगे, क्योंकि रास्ता आसान तो नहीं है, और आपने ये जॉब भी कोई आसान पसंद नहीं की है। और मैं मानता हूँ कि जब हम ऐसे रास्ते पे चल पहले से ही अपने मन में और अपने दिमाग में ये होता है कि रास्ता मुश्किल है और हम लड़ लेंगे। तो बस यही जज़्बा था कि मैं हॉस्पिटल पहुँचा, हॉस्पिटल में डॉक्टर से के साथ पूरी बातचीत की। वहाँ मैं एसवीपी हॉस्पिटल में रात को भर्ती हुआ था, और वहाँ जाके भी मेरी जर्नलिज़्म तो छूट ही नहीं रही थी। मैंने सब वहाँ आस-पास का माहौल देख लिया, वहाँ के लोग देख लिए, लोगों का ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, वो लोग क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। तो रात को ही मैंने ये सब जानकारी ले ली थी, और अपने जो भी कलीग थे और ऑफ़िस के अधिकारी थे, उनसे भी बातचीत कर ली थी कि यहाँ इस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है, रिकवरी कैसे आएगी, तो ये हम कर सकते हैं। अगर कुछ सुविधाएँ नहीं मिल रही है, तो क्या कर सकते हैं, किससे बातचीत कर सकते हैं, कौन से अधिकारी से हमें बात करनी है। तो रात को ही मेरा एक रोड मैप तो तैयार हो ही गया था कि मुझे अब कितने दिनों में यहाँ से बाहर निकलना है और कैसे निकलना है। और रात को तो फिर मैं ऐसे ही बस खा पी के सो गया, कोई दवाई भी मुझे उस समय लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं एसिम्प्टोमेटिक था। यानी कि ऐसा कोरोना पॉज़िटिव पेशेंट कि जिसमें सिम्पटम्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वो संक्रमित हुआ है तो रिपोर्ट आई है तो आपको ट्रीटमेंट लेना है। तो हुँ, सुबह ही मैंने उठकर मैं जहाँ एसवीपी में 4th फ्लोर पे था, C1 ब्लॉक में, तो मैं जैसे ही सुबह साढ़े 5-6 बजे तो
जब सनराइज हुआ उसके साथ ही मुझे पूरा रिवर फ्रंट दिख रहा था। तो पहले ही मन में ये आया कि हिट मी अप, मुझे इसमें से बाहर निकलना है। तो पहले ही मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया और एक ट्वीट और फ़ेसबुक पे अपनी पोस्ट डाली और मैंने सारे जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं उनको ये जानकारी दी कि हाँ, मैं कोरोना पॉज़िटिव पेशेंट हूँ और ये मेरी लड़ाई है, मुझे ही लड़ना है, मुझे अपनी मदद करनी है और मुझे जीतना भी है। तो इसकी वजह से जैसे मेरे बारे में सबको पता चल रहा था, लोग लगातार फ़ोन किए जा रहे थे, मैं सबके फ़ोन का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। तो ये एक ऐसा मीडियम था कि जिसकी वजह से मैं सबको बता पाया। ये बताना, जानकारी देना तो ज़रूरी था ही, लेकिन उसकी वजह से मुझे हेल्प मिलना भी शुरू हो चुका था। उस समय अपने कमिश्नर विजय नेहरा साहब हुआ करते थे, तो उन्होंने वहाँ के वार्ड इंचार्ज से तुरंत बात की मेरा ट्वीट पढ़ने के बाद और तुरंत उन्होंने रिप्लाई भी दिया कि ये अभी हमारे कोरोना वॉरियर की श्रेणी में आते हैं, तो उनसे बातचीत करो, उनको कुछ भी ज़रूरत है तो बताओ। तो उस समय मैंने बोला कि नहीं आपकी ट्रीटमेंट वगैरह सब अच्छा है, 2-3 महीने से लगातार यहाँ के डॉक्टर सभी सबकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड स्टाफ आपके पास है। सबसे ज़्यादा कोरोना पॉज़िटिव दर्दी की जो आपने ट्रीटमेंट की है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हो सके तो एक आइसोलेशन रूम मुझे मिल सके तो मैं ज़्यादा जल्दी रिकवर हो पाऊँगा। तो तुरंत ही मुझे वो सारी व्यवस्थाएँ कर दी गई और लगातार उनकी ट्रीटमेंट का जो भी शेड्यूल था मैं फ़ॉलो कर रहा था। मुझे ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं थे इसलिए कुछ ज़्यादा मुझे दवाइयाँ नहीं दी गई। ज़्यादातर यहाँ पे दवाइयों में जो आपको सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम या टेम्परेचर होता है तो उसकी दवाइयाँ दी जाती है। बाकी आपका विल पावर और आपका इम्यूनिटी पावर, बस ये 2 मात्र दवा हैं जिससे हम कोरोना से जीत सकते हैं। विल पावर मेरा मैं पहले से ही मजबूत रखे हुआ था, इम्यूनिटी पावर भी मेरा अच्छा था और इस दौरान 1 दिन मैंने 1 या 2 दिन मैंने वहाँ की जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं वो मैंने ली। तो उसकी वज़ह से मुझे कुछ सिम्पटम्स तो नहीं दिख रहे थे और वो भी ज काफ़ी रिकवर हो गया। उसके दूसरे दिन यहाँ के समरस जीएमडीसी समरस सेंटर से आयुर्वेदिक डॉक्टर हुआ करते हैं महेंद्र भाई सरवैया, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने उनसे बातचीत करके पूछा कि आयुर्वेद से कैसे बाहर निकला जा सकता है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे उसमें उपाय दिए। तो दूसरे दिन से ही मैंने वो आयुर्वेदिक उपचार भी शुरू कर दिए थे, यानी कि पूरा दिन आपको गर्म पानी पीना है हर एक आधे घंटे के बाद और वो सौंठ के साथ आपको पीना है ताकि आपके शरीर में थोड़ी गर्मी रहे। और अगर आपको भूख लगती है तो आपको जो मूग होता है, मूग का पानी या उसको भापे हुए मूग हैं वो आपको खाना है। तो पूरा 2 दिन मैंने ये उपचार अपने पे किया, तो उससे बेनिफिट ये हुआ कि जो शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स थे, वो शरीर से बाहर निकल गए, शरीर काफ़ी हल्का हो गया और सारे सिम्पटम्स आने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया कि चलो मैं इस एसिम्प्टोमेटिक से अभी धीरे-धीरे बाहर निकल रहा हूँ। और तीसरे दिन तो मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था, तो फिर से अपना जो जर्नलिज़्म का कीड़ा रहता है, वो छटपटाने लगा, तो उसके साथ ही मैंने वहाँ से जितने लोगों से बातचीत हो सके, उन सभी से बातचीत की। इसके एलोपैथी और आयुर्वेदिक उपचार दोनों के बारे में लोगों को जानकारी दी। और आई थिंक 5वें दिन के बाद तो मैं काफ़ी रिकवर हो चुका था। इन लोगों की प्रोसीजर के अनुसार 7वें दिन पर आपका एक फर्स्ट टेस्ट लिया जाता है। उस दौरान ये गाइडलाइन हुआ करती थी कि 7 दिन या 8 दिन के बाद आपका एक फर्स्ट टेस्ट लिया जाए। अगर वो नेगेटिव आता है तो 24 घंटों में दूसरा टेस्ट लिया जाए। अगर दोनों नेगेटिव आते हैं तो आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन लगातार अपने यहाँ अपडेशन हुआ करता था क्योंकि जिस तरह से गाइडलाइंस आती थी पूरे विश्व में जो भी महामारी के लिए ट्रीटमेंट हुआ करता था, तो गाइडलाइन उसमें चेंज हुआ करती थी। तो जब मेरा फर्स्ट सैंपल लिया गया तभी ये नई गाइडलाइन आई कि जो वायरस है उसका संक्रमण अगर किसी दर्द पेशेंट में है और वो उसका इम्यूनिटी पावर अच्छा है और 3 दिन तक उसमें कोई सिम्पटम्स नहीं दिखते हैं तो उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है क्योंकि उसमें जो वायरस का लोड होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और अगर उसका इम्यूनिटी पावर अच्छा है और 10 दिन घर पे क्वारंटाइन रहता है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है। तो ये गाइडलाइन के तहत तुरंत ही 8 या 9वें दिन मुझे डिस्चार्ज करने का फैसला किया गया क्योंकि 6 दिन से मुझ में कोई सिम्पटम्स नहीं थे और मैं काफ़ी हेल्दी भी महसूस कर रहा था। तो तुरंत ही मुझे डिस्चार्ज का 9वें दिन पे ही ऑर्डर दे दिया। लेकिन हुँ। मेरे घर पे सारे लोग क्वारंटाइन थे क्योंकि लोगों को लग रहा था कि शायद हम साथ में रहे हों तो जो उनका भी 14 डेज़ का क्वारंटाइन पीरियड था, तो मैं घर पे एंट्री नहीं कर पा रहा था। तो फिर यहाँ के समरस सेंटर में या फिर जो बहुत से कोविड केयर सेंटर एएमसी ने बनाए हैं, तो यहाँ मीठागढ़ी में लेमन ट्री करके होटल है, वहाँ कोविड केयर सेंटर था तो मैं 5 दिन वहाँ पर रुका। ये एक ऐसा समय था कि जहाँ पे मैं अपने अब वैसे तो धार्मिक यात्राएँ बहुत की हैं आउटर, लेकिन ये इनर वर्ल्ड था, जर्नी विदिन एक शुरू हुई और आयुर्वेदिक उपचार करने के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका था। तो 5 दिन हम वहाँ रहे आयुर्वेदिक उपचार किए
और मैं ध्यान मेडिटेशन वो सब किया करता हूँ, तो उससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ। वहाँ हॉस्पिटल में भी मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता था, तो पहला 1 घंटा मैं मेडिटेशन किया करता था, तो उससे सुबह से ही मैं काफ़ी बूस्ट अप हो जाता था। और इन लोगों की ट्रीटमेंट में भी ये काफ़ी अच्छा था कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आपको हर 1 घंटे कुछ न कुछ खाने को दिया जाता है, ताकि जो भी पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो और वो उसको खिलाते हैं, सुलाते हैं और बार-बार पे दवाइयाँ देते हैं। तो पहली बार ऐसा भी हुआ कि घर पे भी हम इतना नहीं खाते, लेकिन यहाँ एससीपी हॉस्पिटल में हमें हर 1 घंटे पे मजबूरन खिलाया जाता था कि नहीं आपको खाना है, आपको इम्यूनिटी बूस्ट अप करना है। तो सही मायने में तो कुछ अच्छा भी लग रहा था कि हर 1 घंटे हमें कोई पूछ रहा है कि भई खा लो, पी लो, कुछ गरम ले लो। तो ये भी एक अच्छा था और कभी-कभी तो अच्छा भी लगता था कि चलो घर पे भी लोग इतना नहीं पूछते हैं, हॉस्पिटल में इतना तो पूछते हैं कि हर एक घंटे आपको कुछ न कुछ खाने को दिया जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट के बारे में अगर मैं यही बताना चाहूँगा, सुबह 6 बजे आपको चाय नाश्ता दिया जाएगा, 7 बजे फिर आपको पोहा या उपमा ऐसा कुछ नाश्ता दिया जाएगा। फिर 8 बजे आपको गरम सूप दिया जाता है, 9 बजे फिर आपको नींबू पानी दिया जाता है, 10 बजे फिर चाय या कॉफ़ी, 11 बजे फिर से आपको मूग का गरम पानी, 12 बजे लंच, फिर दवाई दे के आपको सुला देते हैं, फिर 4 बजे फिर उठा के आपको चाय दिया जाता है, 5 बजे सैंडविच, 6 बजे सूप, 7 बजे नींबू पानी, 8 बजे गरम मग का पानी, साढ़े 9 को डिनर, फिर डिनर के 1 घंटे बाद आपको चाय, कॉफ़ी और रात का फिर 12 बजे सुला देना। तो आपको ये सुन के भी अच्छा लग रहा होगा कि इतनी तो खातिरदारी कौन करेगा? एक कोरोना पेशेंट को इतनी खातिरदारी दी जाएगी, तो ऐसे भी आपका विल पावर भी बूस्ट अप हो जाएगा और इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट अप होगा। तो मेरी ओर से मैं जब एसिम्प्टोमेटिक हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए ये कोरोना ट्रीटमेंट काफ़ी इसलिए भी अच्छी रही, क्योंकि इसमें मुझे जल्दी डिटेक्ट हो गया था, जल्दी मुझे पता था, तो मैंने ट्रीटमेंट लेना मुनासिब समझा और इसकी वज़ह से मैं जल्दी से इसमें से बाहर आया। कुछ ऐसे पेशेंट भी थे वहाँ पे जो जिसके सिम्पटम्स बहुत कुछ ज़्यादा थे, जिनको ज़्यादा हाई फ़ीवर था, सर्दी, खाँसी, जुकाम था, तो उनकी कंडीशंस भी कुछ ज़्यादा खराब भी थी, तो उन लोगों का ट्रीटमेंट भी अलग था। लेकिन उसके बारे में जब जानकारी ली, तो यही पाया कि लोग जो नहीं समझ रहे थे इस बीमारी के बारे में और जो इतना नहीं समझ पा रहे थे कि हमें इसको जल्दी उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। क्योंकि जो कोरोना का जो ट्रीटमेंट है और उसका जो एरिया है वो बिल्कुल हमें समझना पड़ेगा कि अपना मुँह, अपना गला, अपनी जो भी श्वसन क्रिया के साथ जुड़े फेफड़े हैं, लंग्स हैं, ये सब पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसका जो एरिया है वो श्वास नली के नीचे है, अपना अपना पेट नहीं है। अगर पेट में अगर कुछ भी चला जाता है तो अपने जो पाचक रस हैं उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वायरस। तो हमें बस इतने पे ही ध्यान रखना है। तो इस पे हमें मास्क पहनना है, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड सैनिटाइज़ करना है, सोशल डिस्टेंस रखना है। तो वहीं पे भी, हॉस्पिटल में भी हमें यही ध्यान रखना होता था। तो जो लोग ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक थे तो उन लोगों को वेंटिलेटर ये वगैरह सब की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती थी। लेकिन मेरे ख्याल से कोविड-19 होना वो डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मरने का जो परसेंटेज है 100 में से ओनली 2% है। और 98% हम उसमें जी सकते हैं, जीत सकते हैं। लेकिन होता क्या है लोग इतने पैनिक हो जाते हैं तो वो 2% है ना उसको वो 200% ले लेते हैं। तो उसकी वज़ह से वो घबरा जाते हैं, उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है, चिंता में आ जाते हैं। तो उसकी वज़ह से मेरे ख़्याल से वो लोग ज़्यादा पैनिक होके अपनी अपनी हालत और ख़राब कर लेते हैं। लेकिन अगर आप 98% पे फ़ोकस करते हैं, तो बिल्कुल आप जीत सकते हैं। आपको ये भी होगा कि चलो जैसे सर्दी-जुकाम के साथ हमने जीना सीख लिया है, इस तरह से कोरोना भी रहेगा और उसके साथ जीना हमें सीख लेना है। करना क्या है बस अपनी आदतें बदलनी है। जो 2-3 सोशल डिस्टेंस या सैनिटाइज़ और मास्क ये सबके साथ जीना सीख लेना होगा। क्योंकि यहाँ लगातार अपना ये होता है कि हम कहीं भी थूक देते हैं, हम कहीं भी गंदगी कर देते हैं। ये सारी जो भी हमारी आदतें हैं, बस उनको ही सुधारना है। हुँ, और सही मायने में तो मुझे लग रहा है कोरोना की वजह से ये भी हमें एक मौका मिला है कि हम अपनी आदतें इस तरह से सुधार लें। तो ये सारी जो जर्नी रही उसमें मुझे यही लगा कि हम फ़ोकस करना है 98 पे जहाँ हम जीत सकते हैं, नहीं कि 2% जहाँ मरने की थोड़ी ब बहुत गुंजाइश है। तो ओवरऑल इसके बाद जब 14 डेज़ के बाद मैं घर पे आया तो मेरे जो सोसाइटी के 90 घर हैं, तो मैं लगातार उनके साथ भी संपर्क में रहा करता। रोज़ वहाँ से एक ऑडियो बनाया करता था कि आज आपको आयुर्वेदिक का ये गर्म पानी और सौंठ का उपचार करना है। फिर दूसरे दिन मैं उसको और एक ऑडियो भेजता था कि आज आपको 32 बार चबा के खाना है ताकि जो भी हुँ, आपका फूड है उसमें इम्यूनिटी पावर और बढ़े। फिर तीसरे दिन मैं उसको भस्त्रिका प्राणायाम करना है तो कैसे करना है उसकी वीडियो की लिंक भेजा करता था।
तो मेरा एक ट्यूटोरियल भी वहां से स्टार्ट हो रहा था, उन सभी लोगों के साथ में जुड़ रहा था। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात हुई कि 5वें या छठे दिन के बाद इन लोगों ने मुझे काउंसलर बना लिया था, क्योंकि लगातार मैं सबके साथ जुड़ रहा था। टीवी9 में भी इंटरव्यू मैंने वहीं से लाइव दिया था, टीवी9 भारतवर्ष में लाइव दिया था, तो उन लोगों ने काउंसलर मुझे बनाया कि अपने जो जीएमडीसी सेंटर हैं, तो उन लोगों ने बोला कि जो भी ऐसे पेशेंट है जो डर गए हैं, फिर वो 25 साल से लेकर 80 साल के दादा भी क्यों ना हो, तो उससे मेरी बातें किया करवाई जाती थी फोन पे। तो मैं लगातार उसके 15-20 मिनट उससे बातें करता था, उसको एक साइकोलॉजिकल बातें उनके साथ हुआ करती थी, कुछ आयुर्वेदिक उपचार दिया करता था। तो उनसे भी वो लोग इस पैनिक सिचुएशन से बाहर आते थे। तो मेरे लिए ये जर्नी भी बहुत महत्वपूर्ण थी। और कुछ ऐसे भी धार्मिक संस्थाएं थी कि जो मानती थी कि अगर तुम जैस बोलोगे ना तो ये लोग मानेंगे, क्योंकि आपका वो कार्यक्रम देखते हैं, तो आपकी वजह से वो मानना शुरू कर देंगे। तो वो भी मेरा जो काम था वो भी इसमें काफ़ी बेनिफिट वाला हुआ कि लोग मैं बोलता था तो लोग करते थे। और कुछ 1-2 केस ऐसे भी थे कि एक कपल था जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन उसको मदद नहीं मिल रही थी। ना ही पड़ोसी मदद कर रहे थे, ना ही गवर्नमेंट के लोग उसको एम्बुलेंस में 2 दिन तक लेने नहीं आए थे। फिर उन्होंने बोला कि आप अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो आप घर से भी इलाज कर सकते हो, क्योंकि उस दौरान घर पे इलाज करना भी शुरू हो चुका था। तो उन लोगों को भी यही आयुर्वेदिक उपचार और मेडिसिन्स हमने अपने माध्यम के थ्रू उनको पहुँचाए, और वो लोग अभी भी घर पे हैं। आज उनका 7वाँ या 8वाँ दिन, कल ही मेरी उनसे बात हुई थी। तो कि हमें हॉस्पिटल नहीं जाना है, हम घर पे ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अभी हम काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन आपसे जब बात की और आपका जब इंटरव्यू देखा तो हमें ये महसूस हो गया कि हाँ, हम घर पे भी सुरक्षित हैं, घर से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता था कि एज़ ए कोरोना पेशेंट होने के अलावा भी जर्नलिज़्म के ये माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या फ़ोन से हम उनसे वही सारी बातें या जानकारी शेयर किया करते थे। तो उन लोगों को भी काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो ओवरऑल मेरे लिए तो ये 14 डेज़ खुद का तो क्योर किया ही, दूसरे लोगों की भी केयर करने का ये मौका मिला। और यहाँ जब हम आए घर पे तब भी हम सारे सोसाइटी वालों ने भी काफ़ी अच्छा हमारा स्वागत किया, और अभी भी हम घर पे क्वारंटाइन पीरियड में हैं। तो उस दौरान भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको अगर कुछ भी ऐसी ज़रूरत है तो मैं उनके साथ बातचीत करता हूँ, उनको ये आयुर्वेदिक या अन्य उपचार की भी शेयर करता हूँ। तो मेरे लिए ये पूरा जो माजरा था कोविड-19, तो मैं मानता हूँ कि वो एक दूसरे की केयर करने का भी एक बहुत अच्छा मुझे माध्यम मेरे लिए हो गया। और आज भी मैं जब आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं भी यही कहूँगा कि इससे डरना नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी है कि आपको दुस्साहस भी नहीं करना है। साहसिक बिल्कुल होना है, लेकिन दुस्साहस भी नहीं करना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा आपको चपेट में ले लेता है तो ये बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर आप इसमें इसकी जानकारी रखते होंगे और मानो कभी संक्रमित हो भी गए, तो पहले से ही अगर आप ध्यान रखोगे, तो इसमें से बाहर भी निकला जा सकता है। दूसरों को भी हम मदद कर सकते हैं। और एक भावना ये भी उसमें डेवलप हुई कि अगर हमारे आस-पास भी कोई कोरोना पॉज़िटिव डिटेक्ट होता है अपने आस-पड़ोस में, तो उस समय भी हमें नहीं डरना है, लेकिन उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना है, उनके परिवारों की ज़रूरत का ध्यान रखना है। उनको भी ये एश्योर करना है कि हम आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप में से कोई कोरोना पॉज़िटिव पाया भी है, तो उसको हॉस्पिटल में सार-वार दी जाएगी, और लेकिन उस समय आपका भी हम ध्यान रखेंगे। तो माना जाए ना, अपने यहाँ मानवता के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। तो हमें डरना भी नहीं है, दूसरों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना है और खुद का भी ध्यान रखना है, और दुस्साहस बिल्कुल नहीं करना है। तो काफ़ी अच्छा रहा ये। और आई होप कि आपको भी इस बातों से ये पता चल पाया होगा कि कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन हाँ, इससे बच के भी बिल्कुल रहना है। रहना है। अच्छा जयेश जी, मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले जब आप पता चला कि आपको कोरोना हुआ है, तो उस वक़्त तत्क्षण आपकी मनोस्थिति क्या थी? क्या आपको दिमाग में एक भी बार ये सवाल उठा था कि क्या इससे जीत पाएँगे, नहीं जीत पाएँगे? क्या मनोस्थिति थी आपकी? एक्चुअली सुबह मैं उठा तो मेरा मुझे पता था कि आज सुबह से लेकर दोपहर तक मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो करीबन लगभग 9:30-10 बजे मुझे एमसी में एक मिलन भाई करके डॉक्टर का फ़ोन आया हुँ, कि जैसे डरना मत, लेकिन आपका जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉज़िटिव है। तो आप में कुछ सिम्पटम्स हैं? मैंने बोला नहीं, मुझे तो कोई लगता नहीं है, क्योंकि सर मैं तो पहले से ही रोज़ जाया करता, तो मुझे कोई सिम्पटम्स है, मैं काफ़ी प्रिकॉशन रखता था, तो मेरा तो कैसे हो सकता है? ये हुँ, तो रूटीन चेकअप था तो मैंने करवा लिया, और मैं तो यही मानता था कि ये वाला तो नहीं होगा शायद, लेकिन आगे के दिनों में शायद कुछ हो सकूँ मैं पॉज़िटिव, लेकिन अभी तो नहीं होगा। लेकिन नहीं, आपका सिम्प्टोमेटिक यानी कि बहुत सिम्पटम्स नहीं है, लेकिन आपका पॉज़िटिव है, तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो पहले वो ऐसा लगा कि नहीं, मेरा नहीं हो सकता ये।
मेरा तो शायद चेंज हो गया होगा रिपोर्ट आप जरा दूसरी बार चेक कर लीजिए। और जब मैं हॉस्पिटल में गया तब भी मैंने ये पूछा था कि आपको नहीं लगता मेरा रिपोर्ट शायद चेंज हो गया हो, क्योंकि वहाँ बहुत से ऐसे लोग थे जिसको खांसी थी, सर्दी थी, उन लोगों की नेगेटिव और मेरा कैसे पॉजिटिव। तो हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। कभी कभी 1 या 2 दिन में ही आप संक्रमित हो और उस दौरान आपका चेकअप सैंपल लिया जाए तो हो सकता है कि आप पॉजिटिव हो। और वैसे भी कि आप तो पत्रकार हैं, आपका अभी दूसरी बार करेंगे और अगर ये नेगेटिव पाया गया तो आप लोगों तो पूरे छाप दोगे कि अब तो सैंपलिंग में भी प्रॉब्लम है तो भी हम आपका दूसरी बार सैंपलिंग नहीं करेंगे। आप 7 दिन हाँ ट्रीटमेंट ले लो और 7 दिन में ये ट्रीटमेंट लेने के बाद आप नेगेटिव पाए जाओगे तो आपको छोड़ देंगे, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मनोस्थिति में पहली बार हुआ, क्योंकि ज्यादा कठिन लगा अपने परिवार को बताना, क्योंकि हाँ वो लोग ज्यादा चिंता करते हैं कि सारी दुनिया कहीं नहीं जा रही है, घर पे बैठी है और आप लोगों को ये है कि बस आपको न्यूज देने हैं, आपको फील्ड में जाना है, ये वगैरह। तो उस दौरान हुआ क्या, चलो अब थोड़ी सुनना भी पड़ेगा। लेकिन मेरे परिवार के लोग भी काफी हिम्मत वाले हैं, मेरे मम्मी पापा वगैरह सब। तो उनको पता भी था कि चलो कभी न कभी ये घड़ी आएगी तो हमें किस तरह से तैयार रहना है, तो उनका काफी सपोर्ट रहा। उनको बताना थोड़ा दिक्कत लगा था। बाकी मैं जब एम्बुलेंस में पैर रख रहा था तभी मैंने संकल्प कर लिया था नेगेटिव तो होऊंगा ही, मैं दूसरे 10 लोगों को लेकर आऊंगा। और अभी मुझे खुशी भी है कि 10 नहीं, मैं करीबन 20-25 ऐसे केस मैंने हैंडल किए कि जहां उन लोगों को नेगेटिव करने में मुझे काफी अहम भूमिका निभाने का मौका मिला। वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, उसके बाद विद्यार्थियों के लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन करूंगा। ये ट्रीटमेंट के दौरान कभी भी आपको कोई सिम्टम्स महसूस हुए? कभी बुखार हुआ, कभी भी गले में खराश हुई, ऐसा कुछ भी हुआ, या कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ और सीधा आप निकल गए वहीं से बाहर? जब रिपोर्ट आया तब तक मुझे कुछ नहीं था, लेकिन जब मेरी ट्रीटमेंट शुरू होने वाली थी तो उसके पहले ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि हमें कहाँ ट्रीटमेंट दिया जाए। क्योंकि सभी जगह हॉस्पिटल्स पैक हो गए चुके थे। आपको पता है सिविल में भी बहुत सारे पेशेंट हैं, एसवीपी भी पैक हो चुका था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो उस दौरान में जब घर पे था तब लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए थे, क्योंकि मीडिया में जैसे ही पता चलता है तो लोगों को लगा चलो एक बार बात कर लेते हैं, जैस को क्या हुआ है, वो ठीक है कि नहीं। तो लगातार फ़ोन आ रहे थे, तो कुछ फ़ोन का मैं रिप्लाई दे पा रहा था क्योंकि मुझे डॉक्टर से भी बात करनी थी, यहाँ सोसाइटी, परिवार वाले, ऑफ़िस वालों से बात करना था। तो उस दौरान काफ़ी पैनिक हो चुका था, क्योंकि सब लोग इतने फ़ोन कर रहे थे, मेरा फ़ोन लगातार हैंग हो रहा था, मैं बात नहीं कर पा रहा था। और मुझे हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते सारी सुविधाएँ अरेंज करते-करते काफ़ी टाइम लग गया। तो उसकी वज़ह से क्या हुआ कि अ, बिना खाए-पिए मेरे गले में काफ़ी तकलीफ़ हो गई कि इतनी लगातार मैं बातें किया करता था। और कोरोना पॉज़िटिव पेशेंट होते हैं तो उन लोगों से लोग भी थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं। फिर वो आप हॉस्पिटल में जाओ या कहीं भी। तो सुबह नाश्ता किया था और जब मैं शाम तक पहुँचा तब तक मैं कुछ ज़्यादा खा पी नहीं पाया था और लगातार फ़ोन पे बातें कर रहा था, तो मेरा गला दुख गया। तो मैंने सुबह भी अपनी पोस्ट में लिखा था गले में थोड़ी ख़राश है। और वहाँ जाने के बाद मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि चलो अब मुझे ये मान लेना है कि मैं कोरोना पॉज़िटिव पेशेंट हूँ, तो उसकी जो भी सिम्पटम्स हैं, उसको मुझे बारीकाई से उस पे निगाहें रखनी है। तो दूसरे दिन सुबह थोड़ा मेरे गले में दुख रहा था और थोड़ी-सी ख़राश थी। लेकिन मेरी जो ट्रीटमेंट शुरू हुई, उससे शाम तक ही मुझे ये सारे सिम्पटम्स दिखना बंद हो चुके थे। और जब आयुर्वेदिक के उपचार किए हैं, तो उसके बाद तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। लेकिन गर्म पानी और सौंठ वगैरह आप लेते हो, तो आपके शरीर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि वो हुँ, उसकी प्रकृति भी थोड़ी गर्म होती है। और हाँ, उस दौरान आप जब ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो तब थोड़ा हल्का फ़ीवर जैसा लग रहा था, लेकिन जब उसको हम थर्मामीटर पे मापा करते थे, तो वो नॉर्मल आता था। तो मुझे ज़्यादा नहीं पता चला कि क्या-क्या उसके सिम्पटम्स हैं, लेकिन मेरे आस-पास में बहुत से लोग थे, तो उनके सिम्पटम्स देखकर मुझे लग रहा था कि हाँ, इसमें बुखार आता है या सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम होता है, तो दिक्कतें होती हैं। लेकिन एक एश्योरेंस था वहाँ पे कि यहाँ से लोग नेगेटिव होके जाते हैं, लगातार जाते हैं। और जब हम वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया करते थे, तो हमारे सामने ही जो लोग नेगेटिव होके जाते थे, उन लोगों को बहुत अच्छा वहाँ पे फेयरवेल दिया जाता था कि लोग साथ में खड़े हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, सब एक साथ उनके लिए तालियाँ बजाते हैं। पेशेंट जो होते हैं, वो भी तालियाँ बजाते हैं, वो भी उनको शुभेच्छाएँ देते हैं कि आप जा रहे हो, हम भी जाएँगे। और जो जा रहे हैं वो भी बोलेंगे आपका भी जल्दी नेगेटिव हो जाएगा और आप भी ज़रूर घर पे जाओगे। तो ये ऐसी खुशियाँ वाली भी बातें थी। और एक अच्छी बात ये भी थी कि हमें थोड़ा ये ट्रीटमेंट अलग इसलिए लग रहा था कि ज़्यादातर हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो डॉक्टर को हम देख पाते हैं। हुँ, लेकिन यहाँ डॉक्टर ब्रदर्स, सिस्टर्स, क्लीनर्स ये सारे लोग जो थे वो पीपीई किट में हुआ करते थे। तो ऐसा लगता था कि हम कोई अलग ग्रह में हैं, कोई अलग जगह पे हैं जहाँ इतने सारे रोबोटिक लोग आते हैं और हमें ट्रीटमेंट देते हैं, हमसे कुछ सोशल डिस्टेंस भी रखते हैं।
और हर एक घंटे हमारे लिए खाना लेके आते हैं, तो पता नहीं चल पाता था कि इस पीपीई किट में डॉक्टर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, कोई मेल है या फीमेल, वो भी पता नहीं चल रहा था। वो जब बोले तब पता चलेगा, अच्छा इसमें तो डॉक्टर मैडम हैं या ये सिस्टर्स हैं। तो हमें हंसी भी आती थी उस समय भी, हमारे लिए मानो ये तो ऐसी गंभीर स्थिति में भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता कि हमें पता नहीं चल रहा था कभी ये इसमें मेल होगा या फीमेल होगा, डॉक्टर होंगे या सिस्टर होंगे। तो काफी अच्छा भी लगता था ये मामला। थोड़े दिन ये एंटरटेनिंग भी लगा कि हम पूछ लेते थे कि भाई पीपी किट में कौन हो आप। फिर वो लोग कहते थे कि हाँ मैं डॉक्टर ये हूँ, मैं ये ब्रदर हूँ, ये सिस्टर हूँ। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं लगी मुझे कोई। और दूसरे लोगों के साथ भी मैं तो बातचीत किया, वरना लोग ऐसे थे कैसे मास्क लगा के बैठे हैं, ऐसे गंभीर होके बैठे हैं। तो ऐसा नहीं था, मैं लोगों से भी बातचीत दूर से किया करता था, जीवन का नजारा दिखा करता था। और कुछ आध्यात्मिक बातें भी कर लिया करता था, क्योंकि एक दो दिन के बाद लोगों को पता चल गया कि वही भक्ति वाला लड़का है। तो कुछ लोग हम मुझसे पूछ भी लिया करते थे, अरे ऐसे ऐसे जगह पे जाते हो तो क्या क्या अनुभूतियां हुई। तो मैं उन लोगों से वो अनुभूतियां भी शेयर कर रहा था। तो ज्यादा ऐसा लगे नहीं कि हम कोविड पेशेंट हैं। बाहर जो जितना चल रहा है उतना डर वहां अंदर नहीं लगा। नहीं लगा, वाह। मैं विद्यार्थियों के लिए ये मंच खुला रखना चाहता हूँ। जो विद्यार्थी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो जयेश जी से सीधी बात कर सकते हैं। सर कुछ यस जॉय। प्रश्न थे। यस जॉय। जय सर, आपका बेहद बेहद क्या कहें, आप वापिस आए और इस चीज़ की हम सबको खुशी है। कुछ सवाल हैं जय सर आपसे, जो मैं आपसे एक पेशेंट से ज़्यादा एक पत्रकार होने के नाते कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जो इन दौरान मैंने नोट किए। और आप पीएचडी हैं वेदा साइंस में, ये चीज़ मुझे पता चली, वेदा साइंस एंड इंडियन टेम्पल्स पे, और इसके लिए आप माइथोलॉजिकल जर्नलिज्म बहुत कर रहे हैं। तो जैसा कि सर ने भी स्टार्टिंग में बताया कि आप हार्डकोर जर्नलिज्म जो थे, जैसे स्पोर्ट्स पॉलिटिकल डिबेट से लेकर ऐसे कई सारे मुद्दों पे आप डिबेट करते थे, तो किस तरीके से आपका ये शिफ्ट रहा कि आपने पॉलिटिकल डिबेट्स के बाद फिर माइथोलॉजिकल जर्नलिज्म की ओर, या फिर ये जो भक्ति वाला शो है इस चीज़ को आपने कंटिन्यू रखा। तो ये पहला सवाल है मेरा कि आपका ये शिफ्ट क्या रहा। दूसरा सवाल ये था सर कि जैसे आपने बताया कि लोग पैनिक हो रहे हैं, वो जैसे कि 98% और 2% वाला आपने बताया, तो आप क्या समझते हैं, आपका टेक क्या है? क्योंकि न्यूज़ जो है, जो मीडिया चैनल्स हैं या फिर जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो एक तरीके से स्टैट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे ये अंक बताए जा रहे हैं कि रोज़ 5,000, आज जैसे हाईएस्ट जंप रहा हमारे देश में 5,311, वैसे ही आज इतने लोगों की मृत्यु हुई, पूरे इतने हैं, तो उसकी वजह से लोग पैनिक हो रहे हैं। तो क्या आपका क्या टेक है, क्या न्यूज़ चैनल को ये स्टैट्स दिखाने चाहिए ताकि लोग पैनिक ना हो, या आप क्या समझते हैं इस चीज़ को लेके? बिल्कुल। और तीसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि आप काफ़ी खुशकिस्मत थे कि आपको पूरे दिन भर लोग पूछते थे और आपको औपचारिकताएं दी जाती थी, टाइम पे गर्म पानी, चाय, कॉफ़ी, खाना। लेकिन जिस तरीके से हम मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सारे न्यूज़ देखते हैं कि जहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लघु वर्ग के लोग हैं, शायद उन्हें वक्त पर खाना मुहैया नहीं किया जा रहा, शायद आइसोलेशन वार्ड में भी हैं तो शायद दिन में एक बार या ऐसे चीज़ें प्राप्त की जा रही हैं और उनकी परेशानियां दी जा रही हैं। तो उस चीज़ पर आपका क्या टेक है? तो ये 3 सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल जॉय, खैर ये जो तीनों सवाल हैं, वैसे पहले अपने पहले सवाल का जवाब देता हूँ। ये पूरी जर्नी जो रही मेरी, मैं गुजरात पढ़ा हूँ, पूरे व्यक्तित्व में आ जाती हैं कि आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो डरना नहीं है। क्योंकि हम गांधी जी को जब पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर आप आपसे जितना हो सके उतना आप सत्य का साथ दें, अहिंसा का साथ दें, या उनके जो भी गुण थे उनका साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी तरह से गांधी जी जैसा बर्ताव करें, लेकिन जितना हो सके अपनी जो भी परिस्थिति है उतना कर सकें तो वो हमें जरूर करना चाहिए। तो ये तो पूरा जहन में था ही। 2 साल मैंने जहाँ पढ़ा विद्यापीठ में, और 2004 में फिर मैं सीधा ईटीवी में एज़ अ कॉपी एडिटर और बाद में एंकर ऐसे काम किया। तो मेरा पहले से ही पॉलिटिकल एंगल में काफ़ी अच्छा बनता था। मैं जब पढ़ता था तब भी लगातार न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखा करते थे।
6-6 कॉलम के मैंने पॉलिटिकल आर्टिकल लिखा करता था और हमारा एक सबमिशन का भाग भी हुआ करता था। तो करीबन मैं 150 से 200 आर्टिकल लिख चुका था जब मैं पढ़ रहा था। मेरा और पहले से ही मेरा स्पिरिचुअल की तरफ झोंक था बचपन से ही। मैं गांधीनगर भी अक्षरधाम मंदिर जो है वहाँ भी लगातार जाया करता, वहाँ भी मैं एक किशोर मंडल, युवक मंडल ये सब चलाया करता था। तो मेरा एक आध्यात्मिक बेस भी था। और जब मैं जर्नलिस्ट बन के इस प्रवाह में आया, तब ये सारे माध्यम मुझे ऐसे मिल गए कि जहाँ ये मैं सब एक्सप्लोर कर रहा था। मानो मैं जब भी टीवी में था तो वहाँ न्यूज़ का तो काम होता था, हेलो इंडिया करके 2007 का असेंबली इलेक्शन करने के बाद में 2008 में यहाँ अहमदाबाद में TV9 में ज्वाइन हुआ और यहाँ पे ये सारी शक्यताएं थी क्योंकि 24 आवर गुजराती न्यूज चैनल ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे था गुजरात में। और उसमें आपको 24 आवर में हर एक हाफ एन आवर में कुछ अलग अलग देना है, अलग अलग लोगों को परोसना है। तो इसमें सारे ये दरवाजे खुल गए कि जहाँ मैं पॉलिटिकल डिबेट भी कर पाता था, एंटरटेनिंग शो भी कर रहा था, सेलिब्रिटीज के साथ भी मैंने बातचीत कर रहा था। फिर हमने एक स्पिरिचुअल शो तब डिजाइन किया क्योंकि ये मेरे पापा SBI में बैंक मैनेजर थे, तो मैं काफी इंडिया पहले से घूम चुका था। तो मुझे पता था कि कौन सी जगह पे कैसे जाया जा सकता है, उसके क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो उसको लेकर एक शो डिजाइन हुआ जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर कि इस तरह से हम स्पिरिचुअली अपने शास्त्रों और वेदों की बात कर सकते हैं, अपने मंदिरों को दिखा सकते हैं और जो भी परंपराएं, मान्यताएं और अपनी जो फेस्टिवल्स हैं उसके बारे में बात किए जा सकते हैं। तो एक प्रारूप बना उस समय जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर, ये भक्ति शो का उस तरह से आविष्कार हुआ। तो एक तरफ सुबह मैं गुड मॉर्निंग अहमदाबाद में न्यूज पढ़ा करता था, दोपहर के समय ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट वाले शो बनाया करता था और शाम को पॉलिटिकल डिबेट भी हुआ करती थी। तो पढ़ाई मुझे पहले से अच्छी लग रही थी क्योंकि मैं जॉब शुरू हुआ उसके बाद भी मैंने विद्यापीठ से MPhil किया, फिर वहीं से आगे जाके मैंने ओमकार यूनिवर्सिटी से ये PhD चालू रखा। तो नौकरी के साथ पढ़ाई तो मेरी चलती रही। तो यही एक रीजन था कि जिसकी वजह से ये मैं सब बैलेंस कर पाया कि जहाँ पॉलिटिकल भी हम आगे बढ़ रहे हैं, न्यूज के एंगल से आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल मेरा जो भी था तो उसकी वजह से एक शो डिजाइन हो चुका था और लगातार डेली शो हो चुका था, तो लोग पसंद कर रहे थे उसको। तो पहले हमने गुजरात में अलग अलग स्पिरिचुअल यात्राएं की, उसके बाद गुजरात से बाहर निकले, उसके बाद इंडिया से भी बाहर जाने का मौका मिला। तो लोग पसंद कर रहे थे और लोगों के टेस्ट के अनुसार उसको हम दिखा भी पा रहे थे। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी और जर्नलिस्ट एज ए जर्नलिस्ट भी जो काम करना था वो भी दोनों बैलेंस हो पा रहा था। तो ये आपकी कंपनी के ऊपर भी है कि आपको कितना मौका दिया जाता है और वो जो मौका मिलता है उसको आप किस तरह से लेकर प्रेजेंटेशन करते हैं। बाकी जो भी खेल है वो प्रेजेंटेशन का है, लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल दिखा रही है, अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, TRP में नहीं आ रहा है तो वो कार्यक्रम बंद हो रहा है। तो जब आप इस फील्ड में आओगे आपको भी पता चलेगा। अब अगर आप प्रिंट में भी जुड़ रहे हैं तो जो भी कॉलम ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं तो वो कॉलम को आगे बढ़ाया जाएगा, जो कॉलम नहीं पढ़ी जा रही है तो उसको हटा लिया जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक में होता है, रेडियो में होता है कि जो कार्यक्रम पसंद आते हैं वो लोगों को ज्यादा दिखाया जाता है। दूसरा आपका जो प्रश्न था कोविड-19 या कोरोना को लेकर के पैनिक हो रहे हैं लोग न्यूज़ चैनल देखकर। देखिए न्यूज़ चैनल का एक सीधा काम है कि जो भी हो रहा है देश में, विश्व में, तो वो आपको जैसा है ऐसा दिखाना है। कुछ जहाँ पे आपको लग रहा है कि बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, तो ये कॉम्पिटिशन का ज़माना है। सबके पास वही इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास है, लेकिन वे ऑफ प्रेज़ेंटेशन डिफरेंट हो सकता है। इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, वहाँ पे वो डिफरेंस आएगा। मानो कोई एक चैनल है, वो इसी घटना को सिंपल तरीके से एक नॉर्मल व्यू के रूप में दिखा देंगे। कुछ लोग उसको थोड़ा मसाला डालकर दिखाएँगे, कुछ लोग उसमें एंगल दिखाएँगे, कोई उसमें ह्यूमन इंटरेस्ट वाला एंगल दिखाएँगे, कोई इसमें थोड़ा पैनिक करके भी दिखाएँगे। तो ये सभी एक चैनल का थीम रहता है, प्रेजेंटेशन रहता है, इसकी वजह से ये सब होता है। जहाँ तक पैनिक होने की बात है, तो अ, चैनल को ये नहीं पता होता है कि मानो 1 बजे हमने जो न्यूज़ दिखाया तो लोगों ने देख लिया। उनको ये भी है कि मानो 2 बजे कोई लोग जुड़ रहे हैं, तो फिर से उसको दिखाना पड़ेगा क्योंकि 2 बजे भी हमारी ज़िम्मेदारी वही रहती है कि हाँ, हमें न्यूज़ दिखाना है। जो उसमें अपडेट आ रहा है वो हमें दिखाना है, जो अब तक हो चुका है वो भी हमें दिखाना पड़ेगा। और
दूसरी सबसे बड़ी बात व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसलिए कहना चाहूंगा, मानो मैं सुबह उठता हूँ तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या सुबह मैं अपनी न्यूज़ चैनल देख लेता हूँ, तो उसमें मुझे जितना भी अपडेशन चाहिए वो मैं देख लेता हूँ। फिर मुझे पता है कि 3-4 घंटे बाद शायद कोई अपडेट आएगा तो मैं उस दौरान देखूँगा। अब होता क्या है, लॉकडाउन के पीरियड के दरमियान लोग लगातार एंटरटेनिंग होने के लिए सिर्फ न्यूज़ चैनल देखते हैं या टीवी देखते रहते हैं, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते, घर पे सिर्फ एक ही माध्यम है जो लोग लगातार देखते हैं। अगर कोई भी बात लगातार आप पे आएगी तो वो असर तो ज़रूर करेगा। ये न्यूज़ के ज़रिए से भी आप देखो या अपनी पर्सनल लाइफ़ के लिए भी देखो कि कोई बात आपको लगातार बोले जा रहा है, तो आप पैनिक हो जाओगे। मम्मी भी आपको अभी घर पे लॉकडाउन पे बार-बार कोई बात बोलेगी तो आप चिढ़ जाओगे। तो ये असर होता है। तो आप न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर या वेब या मोबाइल सभी में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रहोगे तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा असर होगी। एक्चुअली न्यूज़ चैनल की जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे ही लेना चाहिए। अगर आप लगातार उसको देखते रहोगे, लगातार उसको फ़ॉलो करते रहोगे, तो उसका एक असर बिल्कुल पड़ता है। ये एक साइकोलॉजी भी है, ह्यूमन साइकोलॉजी कि आप लगातार जिसके साथ जिस माहौल में रहते हो, तो उस माहौल का पूरा असर रहता है। तो मीडिया का तो काम है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाए, जल्द से जल्द पहुँचाना ज़रूरी है क्योंकि कॉम्पिटिशन है। जब आप इस फ़ील्ड में आओगे, तब आपको भी ये बिल्कुल सामना करना पड़ेगा क्योंकि जहाँ भी आप जुड़े हैं, तो वहाँ लगातार इन्फॉर्मेशन देना, समय पे देना, सबसे पहले देना और अच्छी तरह से देना, ये सारी ज़िम्मेदारी आप पे आएगी। तो अब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये है कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्या बिलीव करना है, उसका जो मानना है आप 24 घंटे आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, उसकी नज़रिए से आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि 2-3 घंटे आप देख लो, फिर उसमें थोड़ा गैप रखो, फिर दोपहर में थोड़ा देख लो, फिर थोड़ा गैप रखो, फिर शाम को थोड़ा अपडेट खोलो। लगातार देखोगे तो आप पैनिक हो जाओगे। सभी इन्फॉर्मेशन जो भी मीडिया है, उनका काम है सही इन्फॉर्मेशन देना, वो लोग ज़रूर देंगे, लेकिन कितना लेना, वो हम पे बिल्कुल निर्भर करता है। और तीसरा आपका जो प्रश्न था आई थिंक किस पे था? मैं भूल गया है 2 जवाब देने में। सर उस पे था कि आपको जिस तरीके का वो मिला उसमें बाकी लोगों को भी ऐसे बहुत सारे वर्ग के लोग थे या फिर लोग थे हुँ, जिनको उस तरीके के औपचारिकताएं और वक्त-वक्त पे। बिल्कुल। जहाँ तक मैं एसवीपी हॉस्पिटल में भर्ती था, तो मैं वहाँ के जब मैं रात को भर्ती हुआ, तब मैं जनरल वार्ड 55 से 60 कोरोना पॉज़िटिव दर्दी वहाँ पे थे और बहुत से ऐसे दर्दी भी थे, पेशेंट थे जो लगातार 20-25 दिन से वहाँ पे पॉज़िटिव पाए जा रहे थे, उनके रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ रहे थे। कुछ लोगों की सिम्पटम्स ज़्यादा थे, कुछ लोगों का खुद पे ध्यान नहीं था, वो कुछ फ़ॉलो नहीं कर रहे थे, तो वो भी एक रीज़न था। और जब इतना बड़े पैमाने पे ये एपिडेमिक है, तो उस दौरान इतने सारे पेशेंट को सँभालना वो भी एक बहुत बड़ा पड़कार यहाँ की स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए भी है, क्योंकि इतने सारे लोग लगातार बढ़ रहे हैं। अभी हालत ये है कि सिविल पैक हो चुका है, एसवीपी में जगह नहीं है, पिछले 4-5 दिनों से तो वहाँ नए पेशेंट भी नहीं लिए जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी महँगा इलाज है, तो वहाँ भी अभी हाउसफुल हो रहा है। अब पिछले 10 दिनों से किया जा रहा है, फिर भी इलाज ले रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब मैं गया तो वो एक ऐसा सिचुएशन था कि जब मैं भर्ती हुआ 3 तारीख को, तो 5 तारीख के बाद ऐसा एक दौर आ गया था कि जगह सब जगह पैक हो चुकी थी। मैं उस दौरान गया जब मैं भर्ती तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो नए पेशेंट आ रहे थे उनको लिए सहूलियत नहीं मिल रही थी। तो अपने आप में ये थोड़ी चिंता वाली भी बात है क्योंकि जब हमने कोविड हॉस्पिटल्स तंत्र ने बनाए तब उनको भी ये नहीं था। कल नितिन भाई पटेल ने भी अपने बयान में कहा कि हमारे पास 2000 बेड की व्यवस्था थी, तब हमें ये नहीं लग रहा था कि ये 2000 भी कम पड़ जाएँगे। उस समय ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि इतने सारे पेशेंट्स होंगे और इतनी सारी सुविधाएँ देनी पड़ेगी। तो कल ही उन्होंने यूएन मेहता हॉस्पिटल के की जाँच करने भी वो लोग गए। तो ये एक बात तय है और ये भी आप जान लो सभी लोग कि ये वैश्विक महामारी है। ये सबके लिए नया है। ये मेरे लिए भी नया था और अभी जो हैं उनके लिए भी नया है। इनके लिए ये भी नहीं पता कि इसका इलाज क्या है और इसका इलाज क्या हो सकता है, किस तरह से इसमें से रिकवर हुआ जा सकता है, वो भी अलग-अलग देश और उनकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अलग-अलग पाया जा रहा है। मानो यहाँ अपनी जो ह्यूमिडिटी है
और अपनी जो इम्यूनिटी पावर है इंडियंस की, और यहाँ जो गर्मी का माहौल है, उस वजह से कुछ न कुछ हमें बेनिफिट्स भी हैं। और अपने जो खान-पान है उसमें भी मसाले हैं, अदरक है, हल्दी है, उसका प्रमाण ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी हमें काफ़ी सहूलियत हो रही है। ऐसे ही अमेरिका वगैरह में जो ठंडे प्रदेश हैं, तो वहाँ पे समस्याएँ अलग हैं, वहाँ के उपचार भी थोड़े अलग हैं। यहाँ हम आयुर्वेदिक उपचार या होम्योपैथी उपचार करके भी इसमें से सर्वाइव हो रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि पिछले थोड़े दिनों से रिकवरी रेट बढ़ा है। क्यों? क्योंकि नई गाइडलाइन आई है और आयुर्वेदिक उपचार और होम्योपैथी उपचार भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उसमें रिकवरी रेट दिख रहा है, और लोग भी घर पे भी ट्रीटमेंट लेना अभी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट हैं, सुविधाएँ नहीं मिल पाएगी, तो लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो उस डर से भी लोग घर पे रहकर, अगर उनके पास सुविधा है, अकेले एक रूम में रह सकते हैं, खाने-पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेडिसिन्स वहाँ गवर्नमेंट की ओर से मिल जाती है, तो लोग घर पे भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो फिर से यही कहना चाहूँगा कि ये सबके लिए नया है। और अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो, मैं उससे भी पहले ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी मदद करना इसलिए शुरू कर दो, क्योंकि बाहर मदद मिल सके ऐसा माहौल अभी नहीं है, क्योंकि इतना सारा फैल चुका है, आगे के दिनों में भी और फैल सकता है। तो उस समय सबसे पहले अपने को ही अपनी मदद करनी है, उसके बाद अपने बाजू आस-पड़ोस में कोई है तो उसकी मदद करनी है, उसके बाद जो दूसरे लोग ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद करनी है। तो मुझे, चलो मैं मीडिया कर्मी हूँ, तो मुझ पे थोड़ा ध्यान दिया गया। आम लोगों के लिए थोड़ी मुश्किलें हैं, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन इन सभी में हम कंप्लेन करेंगे या रोए-धोएँगे तो उससे कोई हल नहीं निकलेगा। हल कहाँ से निकलेगा कि हमें अपनी मदद खुद करनी है। गवर्नमेंट से मदद मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो क्या? वो हमें अभी से सोच लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम बच पाएँगे या किसी और को मदद कर पाएँगे। अगर हम जर्नलिस्ट हैं और हम सिर्फ़ क्वेश्चन उठाते रहेंगे, अगर हम भी उपाय की ओर नहीं ध्यान देंगे या सिर्फ़ सभी को सजेस्ट करते रहेंगे, तो उससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। तो एक जर्नलिस्ट होने के साथ-साथ हम एक ऐसे इंसान भी बने कि जहाँ हम अपनी ज़िम्मेदारी भी खुद उठाएँ। गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार बताने से बेहतर है कि उनका ध्यान ज़रूर हम उस ओर ले जाएँ, लेकिन अपने भी उपाय और अपने भी यत्न और प्रयत्न उसमें जोड़ें, ताकि हम इस महामारी से बाहर निकल पाएँ। क्योंकि बाहर निकलना है, वही एक बड़ा सत्य है। फिर वो गवर्नमेंट के ज़रिए निकले या अपने आप से निकले या फिर आत्मनिर्भर होने के बाद से लेकर निकले, बाहर निकलना है, ये एक बड़ी बात होनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ मुझे काफ़ी सहूलियत मिली है, आम लोगों को नहीं मिल रही है, तो लेकिन आम लोगों के लिए मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा, मदद मिले तो ठीक, न मिले तो अपनी मदद खुद करके इसमें से बाहर जल्द से जल्द निकला जाए, वही एक सत्य पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। थैंक यू सर। यस, और कौन सवाल पूछना चाहेगा? हाँ, विधि प्लीज। यस। सो कंग्रेचुलेशंस पहले तो कि यू सर्वाइव्ड कोरोना। एंड मेरे को ये पूछना था कि आपका हॉस्पिटल का और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसे था, एंड दूसरे जो पेशेंट्स थे उनका मेंटल लेवल, और वो क्या सोच रहे थे कि उनका ठीक होगा नहीं होगा? अच्छा, ये एक पहला ऐसा रोग है या महामारी है कि जहाँ नेगेटिव होना बहुत बड़ी पॉजिटिव बात मानी जाती है। क्योंकि हम पॉजिटिव होते हैं, वो सबसे बड़ी नेगेटिव बात मानी जाती है। और जो हॉस्पिटल में है, वहाँ जाएँगे तो डेफ़िनेटली सब पॉजिटिव थे, लेकिन माहौल नेगेटिव था। लेकिन उसमें से बाहर निकलने का जो ज़रिया था और जो जज़्बा था, वो बिल्कुल पॉजिटिव था। यानी पॉजिटिव नेगेटिव इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी थे कि आप पॉजिटिव हो लेकिन आपको नेगेटिव होना है रिपोर्ट से, लेकिन आपको बाहर निकलना है तो आपको विचारों से बनना है पॉजिटिव। तो मैं जब वहां पे था तो मेरे आसपास बहुत से ऐसे पेशेंट थे, जहाँ एक 17 साल का लड़का भी था और 80 साल के दादा भी थे। मेरे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे एक दादा थे, तो 80 साल के थे और शायद 22 दिनों से वहां पे थे। मेरे सामने एक 17 साल का लड़का था, वो उसकी 4 रिपोर्ट लगातार पॉजिटिव आ चुके थे और बिंदास घूम रहा था। और मास्क पहन के मेरे पास आया, भैया आप कहाँ से आओ ये वगैरह। मैंने भी उसको पूछा कि तेरे रिपोर्ट आ गए? तो मेरे तो लगातार 4 रिपोर्ट आ गए, मैं तो खा पी के मौज काट रहा हूँ। तो मैंने ये जब सुना तो मुझे थोड़ी हंसी आ गई कि ये मौज काट रहा है, यानी कि सब लोग डरे हुए हैं और ये है कि ये बंदा एकदम बिंदास है और ये कह रहा है कि मैं तो निकल जाऊंगा, मुझे तो जाना है, ये डॉक्टर नहीं जाने दे रहे, इसलिए मैं तो मौज काट रहा हूँ। तो मुझे अपने आप में थोड़ा ये एक अच्छा भी लगा कि ये डर नहीं रहा है, 17 साल का लड़का है फिर भी डर नहीं रहा है, उसके लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहे हैं फिर भी वो लड़ रहा है, खा पी रहा है, आराम कर रहा है। इतना ही वो मास्क लगा के जहाँ भी घूम रहा था तो सबको ये बोल रहा था, दादा चिंता मत करना, ये तो आता जाता रहेगा, सर्दी खांसी से तो हम निकल ही रहे हैं ना, तो ये भी आता जाता रहेगा।
तो आपका नजरिया कैसा है ना, उस हिसाब से मैं आपको माहौल लगेगा। मैं काफी विचारों से पॉजिटिव था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये बंदा सही है, ये डर नहीं रहा है, तो ये जरूर बाहर निकलेगा। इतना ही नहीं, दूसरे को भी नेगेटिव करके बाहर लेके जाएगा। मेरे सामने एक डॉक्टर थे, मैं जब भर्ती हुआ उसके जस्ट आधे घंटे पहले वो डॉक्टर वहां भर्ती हुए थे। वो भी एसवीपी के डॉक्टर थे और वहां लगातार जो सेवाएं कर रहे थे उसकी वजह से वो भी पॉजिटिव पाए गए और वो भी वहां सेवा लिया करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो कोरोना वॉरियर की श्रेणी में आते हो, गवर्नमेंट ने तो काफी सुविधाएं भी दे रखी हैं, तो फिर आप प्राइवेट में क्यों नहीं गए, क्यों आप यहाँ एसवीपी में भर्ती हो गए? तो उन्होंने बोला कि भैया, सबसे बड़ा होता है ट्रीटमेंट, पैसा और सुविधाएं उससे अच्छा नहीं हुआ जाया करता। अच्छा हुआ जाता है अच्छे ट्रीटमेंट से, अच्छे माहौल से। एसवीपी में अच्छा माहौल क्यों है कि मैं यहाँ खुद डॉक्टर था, मुझे पता है यहाँ कैसे ट्रीटमेंट होता है। लगातार 2 महीनों से हम यहाँ लोगों के ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हर एक प्रकार के दिमाग वाले लोगों की हमने ट्रीटमेंट की है, कि जो पैनिक हो गए हैं, कोई ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कोई डरा हुआ है, कोई कि हमें पता है कि यहाँ किस तरह से होगा ट्रीटमेंट। तो उसकी वजह से मुझ पे भी ये लगा कि नहीं, ये बंदा सही है, डॉक्टर सही है कि वो ट्रीटमेंट पे ध्यान दे रहा है। वो 17 साल का लड़का काफी कॉन्फिडेंट है कि वो पॉजिटिव है, फिर भी उसका नजरिया भी पॉजिटिव है, तो वो बच के निकलेगा। 80 साल के जो दादा हैं वो नमाज पढ़ा करते थे। वो नमाज पढ़ने के बाद मुझे ये बोला करते थे कि हमें अपने में भरोसा रखना है, अपने परम तत्व पे भरोसा रखना है और उसके साथ यहाँ जो भी सेवाएं दी जा रही हैं उस पे भी भरोसा रखना है। तो आप सोचो कि आपका जो नजरिया है ना, उस हिसाब से माहौल बनता है। मानो आप अभी भी मुझसे बात कर रहे हो, तो आपका अगर पॉजिटिव एंगल है या आप अब सही मायने में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे समझ पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ क्वेश्चन लेकर आए हो तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका नजरिया सिर्फ क्वेश्चन का होगा। लेकिन आपका नजरिया क्वेश्चन के साथ आंसर पाने का भी होगा, तो बिल्कुल आपको यहाँ ये आंसर में से कुछ न कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो शायद इस चर्चा के बाद आप दूसरे लोगों को भी ये जानकारी दे पाओगे कि हाँ, डरना नहीं है, 2% ही मरा जा सकता है, बाकी 98% तो जीता जा सकता है। तो अपना फोकस होना चाहिए 98 पर, नहीं कि उस 2% पर, वरना वो 2% आपको 200% लगेगा और आप पैनिक हो जाओगे। इस तरह से अगर आप 98% को 900 कर सकते हो, अगर वो नजरिया रहा तो मेरे ख्याल से आपका जो आपका खुद का जो दृष्टिकोण है ना, उस हिसाब से ही माहौल होता है। सर अच्छा कौशल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ आयुष बताओ। सर बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज़ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर कॉन्ग्रेचुलेसन इस जंग से जीतने के लिए। और मेरा क्वेश्चन ये था कि सर इतने सारे जो फेक न्यूज़ आते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बहुत सारे न्यूज़ आपके पास भी ऐसे आए होंगे कि 10 सेकंड तक सांस रोको या फिर ये चीज खाओ वो चीज खाओ, तो मीन्स कोरोना के आपके सिम्टम्स आपकी है कि आवाज नहीं है मुझे वो अभी पता। सुनाई नहीं दे रही, एक मिनट। वेट सर। हम्म, एक मिनट। भी आ रही है सर? ये आवाज इसमें कम हो गई है, एक मिनट, आप फिर से मुझे पूछिएगा। यस सर। हेलो। हाँ, अब पूछ सकते हैं, पूछिए। हाँ आयुष, पूछो सवाल। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर इस जंग से जीतने के लिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो फेक न्यूज़ आते हैं सोशल मीडियाज पर या फिर कहीं और से कि 10 सेकंड तक सांस रोकने से ये आपको पॉजिटिव है कि नहीं है पता चलेगा, आपके मीन्स जो फूड पाइप है उसमें पेन हो तो नहीं हो पता चलेगा, या फिर ऐसे ऐसे चीजें खाने से आप कोविड से बच सकते हो या फिर प्रिक्योरमेंट हो सकता है। तो सर इस फेक न्यूज से लड़ने के लिए जो वो मेंटल पावर चाहिए वो कैसे बिल्ड करें? मीन्स अभी तो बहुत सारे मीन्स चीज जैसे कि लोग डरे हुए भी बहुत ज्यादा है ये कोविड-19 को लेकर के। तो सर इससे पॉपअप होने के लिए कोई ऐसा सजेशन? एक बात मैं फिर से ये दोहराना चाहूंगा कि ये जो महामारी है ना, सबके लिए नहीं है। और अपने यहाँ अपने समाज में मानो चाय की दुकान है या पान का गल्ला है, वहां पे बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसकी वजह से रूमर्स फैलते हैं। और बीइंग ए जर्नलिस्ट, हमें रूमर्स से कैसे बचना है वो तो आपको यहाँ भी सिखाया ही जा रहा होगा, लेकिन इस माहौल से भी आपको बिल्कुल सीखना है कि कोई भी बात जब तक उसकी प्रूफ ना हो तब तक उस पर बिलीव मत कीजिए, या फिर उसको वायरल भी मत कीजिए। आपके व्हाट्सएप में भी आए तो उसको फॉरवर्ड मत कीजिए।
क्योंकि आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अगर कुछ भी बोलते हो तो लोग उसको मानते हैं, उसको सुनते हैं, उसका क्या कहते हैं, अनुसरण करते हैं। तो आप पे तो ये जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। जैसे हमें जर्नलिज्म में भी सिखाया जाता है, जब तक आप फुल प्रूफ नहीं हो या जब तक आपको ये एश्योर नहीं हो जाता कि ये 100% सही न्यूज़ है, तब तक आपको इसको नहीं आगे बढ़ाना है या नहीं प्रेज़ेंट करना है। और अभी जो माहौल में आता है, आपने जो साँस वाली बात बताया, तो शुरू-शुरू में आपको पता है जैसे सर्दी-खाँसी जब होती है तो हमारा चेस्ट एकदम पैक हो जाता है। तो उसको कुछ लोगों ने ऐसा चला दिया कि अगर आप 10 सेकंड साँस रोक लोगे, अगर आपको खाँसी आ गई तो आपको कुछ हो सकता है कोरोना, या आपको नहीं है तो आप एकदम फ्री हैं। तो ये सब बातें क्या है, घर पे बैठकर ऐसे में बैठकर जो गप्पे लड़ाते हैं ना, ऐसी बातें होती हैं। ऐसा नहीं है। मानो आप योग कर रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन या प्राणायाम कर रहे हैं, तो उसमें साँसों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मेडिटेशन में साँसों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो उस दौरान पता चलता है कि हाँ, भई हमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हम अपने आप को हमें ये लगने लगता है कि हाँ, हमें कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं था, तो ऐसी बातों पे हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जो भी गाइडलाइंस मेडिकल बुलेटिन में दी जाती थी और दी जा रही हैं, उस पे ही हमें ध्यान देना है, क्योंकि वही एक ऐसी बात है जो शायद कुछ संशोधन या कुछ इसके बारे में जो रिसर्च हो उसके बाद दी जाती है, तो हमें उस पे ही ध्यान देना चाहिए। ज़रा भी हमें बेदरकार नहीं होना है, कुछ भी अगर हमें फ़ीवर लग रहा है, सूखी खाँसी आ रही है, या हमें गले में कुछ खराश आ रही है या गला दुख रहा है, तो हमें तुरंत ही बिल्कुल वो सिम्पटम्स माने जाएँगे और उसको लेकर टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट आने के बाद भी अगर पॉज़िटिव आते हैं तो नहीं घबराना है, ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, घर पे भी ट्रीटमेंट अब लिया जा सकता है, बचा जा सकता है, 98% बचा जा सकता है, तो इस पे ही ध्यान देना है। इसके अलावा जो कुछ भी है उसको सुनो, उसको परखो, अगर उस परख में वो अच्छा दिख रहा है, सच लग रहा है, तो ही आपको वो मानना है, वरना जो भी अपने स्थानीय तंत्र द्वारा गाइडलाइन दी जाती है, उस पे ही हमें ध्यान देना है। यस, और कौन थैंक यू कुछ सर। पूछेगा? Sir, I would like to ask something. यस मैडम। Sir, like we are seeing कि Ahmedabad is like the most affected area in India also right now. Right. तो like जो हम न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं कि how the Tabligis they just change the situation like anything. तो इस दौरान क्या आपका किसी से ऐसे सामना हुआ हो या आपके सामने डिड यू सी दैट कि हाँ ही बिलोंग्स टू दिस कम्युनिटी या ये उधर से आए हैं, और अगर आए हैं या आप आपने देखा उनको या आप रहे उनके साथ, तो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि इज दैट रियली ट्रू, जैसे दिखाया जा रहा है, जैसे सिचुएशन बनाई गई है, क्या मेल खाता है उससे? अच्छा, ये मानो चीन से जब शुरू हुआ, तब ये सामने आया कि चीन की वजह से सभी जगह फैला। फिर वहाँ से अपने इंडिया में जब लोग बाहर से आने लगे, तब हम ये एक बात सामने आई कि हाँ, ये तो जो भी फ़ॉरेन से लोग आते हैं, उनकी वजह से फैला। फिर तबलीगी जमात की वजह से एक बड़ा घटस्फोट हुआ, तो सबने ये चालू कर दिया कि हाँ, तबलीगियों की वजह से हुआ। फिर तबलीगी लोग अलग-अलग जगहों पे पहुँच गए, तो अ उन लोगों की तपास की गई कि वो लोग कहाँ-कहाँ पे गए हैं, तो उसको भी जैसे लगा कि हाँ, इस जिस एरिया में गए, वहाँ उस वजह से हुआ। फिर जब सब लोग फ़ॉरेन से आकर यहाँ क्वारंटाइन किए गए, तब मैंने अहमदाबाद में जब सबसे पहले केस आया, तो लगा कि हाँ, ये लड़की 18 देशों में से घूम कर आई है, तो उसकी वजह से ये फैला। लेकिन 35 डेज़ के बाद पूरा सिनेरियो बदल गया कि जो भी फ़ॉरेन से आए थे, वो क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लिया। कुछ जो सिम्प्टोमेटिक पाए गए, तो वो अच्छे हो गए, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तबलीगी जमात की बात आई, तो अपने देश में कुछ ऐसी विचारधाराएँ हैं कि जिसको लोग अपने पॉलिटिकल व्यू के लिए या अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए उसको बढ़ा-चढ़ाकर बुलाते हैं। उसकी वजह से ये बात काफ़ी आई। लेकिन एक बात मैं मानता हूँ कि एवरी ह्यूमन जो है वो इस मामले में उनकी आदतों की वजह से ही ये फैलता है। उसमें कोई धर्म के साथ जोड़ना तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ बेदरकार लोग सभी कम्युनिटी में पाए जाते हैं। ये रोग ने तो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये तो डोनाल्ड ट्रम्प के पास भी जा सकता है, ब्रिटेन के बड़ा प्रधान के पास भी गया है और चीन के लोगों के पास भी गया है, इंडियंस के पास भी गया है। इवन कुछ तो एनिमल्स में भी पाए गए हैं।
तो ये तो कोई भेदभाव नहीं करता। तो रोग जब भेदभाव नहीं करता है तो हमें इस मामले में सिर्फ ये इतना ही देखना है कि जो भी इसमें संक्रमित हो रहे हैं उसका इलाज होना चाहिए, उनके वैचारिक रूप से उनकी आदतें बदली जाएँ, उसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। और ये प्रयत्न तो पहले से इंडिया में हो ही रहा है, हमें स्वच्छता के लिए बोला जाना पड़ रहा है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमें बोलना पड़ रहा है कि आपको थूकना नहीं है वरना आपको पे करना पड़ेगा, आपको गंदगी नहीं करनी है वरना आपको पे करना पड़ेगा, आपको सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा। हमें बार-बार कहना पड़ रहा है। आप ही सोचो ज़रा कि यहाँ कोई कम्युनिटी का मैटर नहीं है, मैटर सिर्फ़ ह्यूमैनिटी का है। जो भी ह्यूमन है वो बीइंग ह्यूमन नहीं बन रहे हैं, वो अपनी आदतें नहीं सुधार रहे हैं, हमें बार-बार टोकना पड़ रहा है। हम अपने घर में छोटे बच्चों को बार-बार टोकते हैं, क्यों? क्योंकि वो नहीं अच्छा कर रहा है तो हम टोकते हैं। लेकिन जब बाहर हम जाते हैं तो हम उस बच्चे से भी ज़्यादा खराब बर्ताव कर रहे हैं, हम थूक रहे हैं, हम गंदगी कर रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं, हम मास्क नहीं पहन रहे हैं। कोई पुलिस वाला या कोई तंत्र का आदमी खड़ा है तो हम ऐसे मास्क पहन लेंगे। मास्क पहनेंगे तो नाक पर नहीं पहनेंगे, नीचे ही पहनेंगे। तो ये सब बातें तो मुझे लग रहा है कि ये जो हमारे अंदर एक मानव होना और मानवता होना है ना, उसके लिए सबसे बड़ा है। और जहाँ तक ये आपने तबलीगी जमात या कम्युनिटी की बात की, तो सभी कम्युनिटी में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन उसके सुधार पे ध्यान दे सकते हैं। न्यूज़ चैनलों में जो दिखाया गया, जिस समय दिखाया गया, उस समय वो बात सही थी तो उसको दिखाया गया। हाँ, कुछ ने कुछ ज़्यादा करके दिखाया तो बवाल हो गया। कुछ डिबेट ऐसी हुई कि जिसके लेकर काफ़ी बवाल हुआ, उन लोगों के टीआरपी भी आ गए। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? क्या कोरोना ने उस परिणाम को देखा? क्या कोरोना ने ये कहा कि भई इसी कम्युनिटी पे अब तो मैं जाऊँगा, दूसरे पे नहीं जाऊँगा? ये तो नहीं हुआ। ओवरऑल मेरा नज़रिया ये है कि जब कोरोना वायरस कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, तो आप इसमें मत भेदभाव करो। हाँ, जो हुआ है बतौर न्यूज़ आप दिखाओ। उसमें आपको ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर बोलने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ दो, अपना व्यूज़ उसमें मत जोड़ो। ये होना चाहिए एक आदर्श जर्नलिज़्म। ये मेरे विचार से हैं, ये मेरे पर्सनल विचार हैं, इसमें दूसरे लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अपने न्यूज़ दो, अपने व्यूज़ को साइड पर रख के। वाह, बहुत बढ़िया। अंतिम 2 सवाल लेते हैं। सर एक सवाल था। यस, नीरव और उसके बाद ऑर्लिन्स, 2 लोग। यस, नीरव। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, पहले आपको कोरोना से वापस मतलब अच्छी तरह आने के लिए। मेरा सर एक ये सवाल था कि आप लंबे समय से सर मीडिया में आप कार्यरत हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं, अलग अलग दौर की काफी सर पत्रकारिता भी आपने की है। प्रेजेंट दौर में सर आपको कैसा लगता है कि आज के दौर में जो रीजनल मीडिया है कंपेयर टू नेशनल मीडिया, उसके सामने सर अभी क्या चैलेंजेस हैं? और पोस्ट कोविड-19 क्या आपको लगता है कि रीजनल मीडिया का जो है वो उसके सामने अभी जो भी आपत्तियां आफत होगी उसको अवसर में पलट करके वो कोई अलग तरीके से कोई अपने को इवोल्व कर सकते हैं, या उसकी जो अभी की जो पूरी एक शैली या कार्य प्रणाली है उसमें कोई सडन चेंजेस या ऐसा कोई देखने को मिल सकता है? प्लीज सर। बिल्कुल। नीरू, अभी जो कोरोना वायरस की श्रेणी में माने जाते हैं, सबसे पहले तबीब, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो सभी का इलाज कर रहे हैं। दूसरे लोग हैं पुलिसकर्मी, जो सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को मेंटेन कर रहे हैं। तीसरे हैं सफाई कर्मी, जो सबके हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं। ये सब लोग क्या है, अपने-अपने एरिया में अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं। और उनके लिए भी बहुत सी चैलेंजेस हैं, लेकिन ये लोग लेकिन मैं मीडिया को इसलिए सबसे बड़ा मान रहा हूँ कि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो एक जगह से अगर जानकारी दे रहा है तो पूरा वर्ल्ड वाइड उसको देखता है, वहां तक पहुंचता है, यानी कि उसकी रीचनेस देखिए आप। अगर सब स्टोरीज को मैं कम नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मीडिया से ज्यादा मान रहा हूँ कि ये कुछ भी दिखाते हैं जानकारी, तो ये उसकी रीच इतनी बड़ी है कि वो एक जगह पर बैठकर पूरे विश्व तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। यानी कि कोरोना को लेकर अगर कोई जानकारी है तो वो एक जगह पर बैठकर सारे विश्व में पहुंचा सकता है। तो आप समझ सकते हैं उसकी ताकत क्या है। तो उस नजरिए से अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि हमें कितना जिम्मेदाराना तरीके से अपनी सारी बातें लोगों तक पहुंचानी है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस अपने लिए है। जहां तक गवर्नमेंट की बात है तो मैं फिर से ये कहूंगा, सबके लिए नया है, वो प्रयत्न कर रहे हैं, गलतियां भी उनसे हो रही हैं, ये भी मैं मान रहा हूँ, और वो लोग सुधार भी कर रहे हैं। और मीडिया का सबसे बड़ा काम है कि कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो आप उसकी ओर गवर्नमेंट का भी ध्यान जाए, वो प्रयत्न करे। तो चैलेंजेस यही हैं।
उन लोगों को व्यवस्थाएं देनी है, नहीं दे रहे हैं तो हमें मीडिया के तौर पर उनका ध्यान उस ओर लेके जाना है। पब्लिक की डिमांड क्या है वो हमें समझना है, क्योंकि आखिरकार वही है कि पब्लिक को क्या चाहिए वही हमें देना पड़ेगा। हमें भूख नहीं लगी है फिर भी हमें कोई खाना देगा तो वो सही बात नहीं होगी, लेकिन हमें भूख लगी है तो कोई हमें खाना देगा तो हमें अच्छा लगेगा। इसी तरह से पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन हम देंगे तो हम सही हैं। पब्लिक को कुछ चाहिए ही नहीं और हम कुछ और दिए जा रहे हैं तो वो गलत बात है। इसी तरह से गवर्नमेंट को भी यही करना पड़ेगा कि जहां जहां जरूरत है, जहां जहां उनको पहुंचना है उस और अगर वो काम करेगा तो बिल्कुल वो सही गवर्नमेंट है। अगर नहीं काम कर रहा है तो बिल्कुल आवाज उठाना है, और आवाज उठाने में पत्रकार ही सबसे आगे होगा, क्योंकि बाकी सब लोग तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं। तभी पेशेंट की इलाज कर रहा है, पुलिस सुरक्षा कर रहा है, सफाई कर्मी हाइजीन का ध्यान रखना है। आवाज उठाना, चेंज लाना, सही बात रखना वो अपना काम है, और हम अपने जगह से पूरी दुनिया में ये बात और संदेश पहुंचा सकते। तो अपनी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है और अपना मीडियम सबसे ज्यादा प्रभावी है, और हम सबसे ज्यादा प्रभावी रहें वो हमें करना है। मेरे नजरिए से ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। Yes, Orleans. सबसे पहले congratulations sir, you really have set an example for all of us to be positive. Thank you for that. Also my question is कि आप एक पत्रकार हो तो मैं उस बात को ध्यान में रख के आपको ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर कि जो लोग स्लम्स में रह रहे हैं, जो who cannot really afford this kind of treatment that you went through, तो उनको क्या सुविधाएं दी जा रही है? और आपने जैसे जॉय ने बताया वही प्रश्न मैं फिर से पूछना रहा हूँ कि आपने जब वहां पे हॉस्पिटल में थे तब डिड यू कम अक्रॉस एनी टाइप ऑफ एनी पीपल लाइक ऐसे लोग जो जिनको ऐसी सुविधाएं नहीं मिल रही है या फिर who cannot afford these treatments और who are basically living in slum below poverty line, ऐसे सारे लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही है सर, वो पूछना था। ओके, जब मैं पहली 3 तारीख रात को जब एडमिट हुआ तब मैं जनरल वार्ड में था, और मेरे सामने एक अशफाक करके लड़का ट्रीटमेंट ले रहा था। वो 22 दिन से वहां पे था। वो खुद HDFC बैंक में मैनेजर था, संक्रमित था, और उसकी वजह से उसकी जो मम्मी जान है उनको भी संक्रमित होना पड़ा था। तो दोनों माँ और बेटा वो SVP में भर्ती थे। हो ये रहा था जब मैं वहां पे गया तो सबसे पहले वही बंदा मेरे पास आया और बोला कि चलो एक नया एडमिशन, ऐसे करके वो हंसा। तो मैंने भी काफी लाइटली लिया कि हाँ मैं नया एडमिशन हूँ। तो वो अपना हाथ धोने आया था, फिर आके बैठा मेरे सामने और बोला कि आप शायद मीडिया से हो। मैं तो हाँ मीडिया से हूँ। तो कि डरना मत, मैं तो यहाँ 22 दिन से हूँ। मैं इसलिए नहीं डरूंगा कि मुझे तो 10 दिन में यहाँ से जाना है। तो वो भी हंसने लगा कि नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है जयेश भाई कि यहाँ पे इतने सारे पेशेंट हैं और आप देख रहे हैं जनरल वार्ड है, सबके पंखे फट रहे हैं, कुछ लोग सैनिटाइज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से एक दूसरे का संक्रमण होने लगता है। तो हमारा रिपोर्ट पॉजिटिव ही आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं दिक्कत क्या थी। तो मैंने उनसे यही बात की कि चलो आपको ये सुविधाएं नहीं मिल रही, लेकिन अपनी ओर से तो हमें पूरा ध्यान रखना है। और वो थोड़ा दुखी भी था कि मेरी अम्मी जान जो है उसको मेरी वजह से संक्रमित होना पड़ा, क्योंकि जब मुझे पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी, और फिर उनका रिपोर्ट किया तो वो भी पॉजिटिव पाए गए। और वो उसकी उम्र ज्यादा है, वो 70 प्लस की है, तो वो अभी ICU में है। तो मैं काफी गिल्ट और काफी दुखी हूँ कि मेरी वजह से मेरी अम्मी को हुआ। इतना ही नहीं, वो ICU में है और मुझे डर लग रहा है। अब यहाँ पे है ना क्या है कि आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो उसको सुविधा मिले वो एश्योर कराना है, दूसरा उसको साइकोलॉजिकली उसको सपोर्ट करना है। अब आप देखिए कि ये मेरी 11 बजे मैं भर्ती हुआ और शायद 2 बजे तक मैं उससे बात करता रहा, क्योंकि मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, और मैं अपने जर्नलिज्म से सारा कुछ मुआयना कर रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है और कैसा ट्रीटमेंट होगा ये वगैरह। लगातार फोन भी आ रहे थे। तो मैंने उससे वही बात की, मैं तो अशफाक तुम डरो मत, मम्मी के साथ जो हुआ वो दुखद है, लेकिन अब उसमें से बाहर निकलने का रास्ता किया है। लेकिन नहीं, अभी जैसे ऐसा है कि वो ICU में है, 2 दिन से उसको ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो ठीक है। और लेकिन बात पैनिक की ये है कि ICU में होना इसका मतलब ये है कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत है और आप सीरियस हैं। लेकिन मेरी अम्मी से बात हो रही है तो वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ और मुझे कोई ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ICU में हूँ। उस बात से मुझे डर लग रहा है।
तो ऐसा कुछ हो सकता है कि वो आईसीयू में से जनरल वार्ड में आ जाए, ताकि मेंटल रिएक्शन ये तो हो कि हाँ वो आईसीयू में नहीं है, अब जनरल वार्ड में वो स्टेबल है। और दूसरा कि मेरा रिपोर्ट एक नेगेटिव आ चुका है, कल मेरा शायद दूसरे रिपोर्ट का आ जाएगा रिजल्ट, अगर दूसरा नेगेटिव पाया गया तो मुझे छोड़ देंगे। तो लेकिन इतने सारे पेशेंट हैं, कम डॉक्टर्स हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ लेकिन कुछ बात नहीं हो रही। अब देखिए, अब मैं रिपोर्टर था, तो मैं जानता था कि यहाँ के एमआरओ से बात की जा सकती है, वार्ड इंचार्ज से बात की जा सकती है, रेसिडेंट डॉक्टर से बात की जा सकती है। तो मैंने तुरंत वहाँ से पूछा, मेरे पास नंबर था वहाँ के एमआरओ का, तो मैंने उनसे मैसेज छोड़ा कि इस तरह से ये जो पेशेंट हैं, पेशेंट नंबर ये, तो उसका रिपोर्ट के बारे में कुछ आप बता सकते हैं? और बीइंग ए मीडिया पर्सन उनको भी लगा कि इनको तो बताना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि हाँ, उनका एक रिपोर्ट नेगेटिव आ चुका है, कल सुबह 10 बजे पता चल जाएगा। नेगेटिव होगा तो हम श्योरली उसको 1 घंटे में डिस्चार्ज कर देंगे। तो मैंने वो बात उसको बताई। तो मीडिया कर्मी होने के नाते मैं इतना कर पाया, तो वो उसको राहत हो गई, चलो कल मेरा जो भी है रिजल्ट आ जाएगा। फिर सुबह 10 बजे जब मुझे पर्सनल वार्ड में लिया जा रहा था, आइसोलेशन वार्ड में, तो वो दौड़ के आया कि भैया मैं इस बार रमजान तो रमजान के समय रोजा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आपने मुझे हेल्प की तो चलो मैं डिस्चार्ज हो गया। और मैं 2 दिन से पूछ रहा था, कोई जानकारी नहीं दे रहा था, मुझे पता भी नहीं थी किसको पूछना चाहिए, तो आपकी वजह से चलो मुझे जानकारी मिल गई, मैं 1 घंटे में डिस्चार्ज हो रहा हूँ। और कि मैं अपनी दुआओं में भी चलो आपको आपके लिए दुआ करूँगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए और चला जाऊँ। फिर बोला मेरी अम्मी का कैसा है? तो कि नहीं, अम्मी का अभी ये लोग नहीं कह रहे। तो मैंने उसके सामने ही एमआरओ को फ़ोन किया, सर उनको 2 दिन से नहीं दिया जा रहा है ऑक्सीजन, तो खामोखा क्यों आईसीयू में रखा है? जनरल वार्ड में ला दो, तो ये बंदा भी अपनी अम्मी को मिलकर फिर घर जा सके। तो उन्होंने वहाँ जाँच की, पता किया तो कि हाँ, उनको तो तीसरा दिन है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो तुरंत उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो वो बंदा अपनी अम्मी जान को मिलकर घर पे गया और उसके 5 दिन के बाद उसकी अम्मी को भी जाँच की और उनको भी घर जाने का डिस्चार्ज मिल गया। तो आज भी वो 3 घंटे की दोस्ती, जिसको मैंने कोई कम्युनिटी के साथ नहीं जोड़ा, फिर भी वो 3 घंटे की दोस्ती में मेरा जो भी मीडिया का रोल था, मीडिया कर्मी का रोल था, वो मैंने निभाया। जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया, उसका रिज़ल्ट भी मिला। तो आप सोचो, इस कोरोना काल में मुझे तो एक अच्छा फ्रेंड मिला, उनकी दुआएँ भी मिली, उनकी दुआओं में भी मैं आज शामिल हूँ और मैं ठीक हुआ हूँ, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उनकी दुआओं का भी बिल्कुल मुझ पे असर है। दवा और दुआ दोनों भी मुझे मिले हैं। और बीइंग ए मीडिया पर्सन और भक्ति का एंकर होने के नाते पूरे गुजरात में से जितने भी धार्मिक स्थान हैं, तो किसी ने मेरे लिए मानताएँ रखी, किसी ने मेरे लिए दिए जलाए, किसी ने मेरे लिए प्रार्थनाएँ की। बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ मेरे लिए स्पेशल आरती की, धून की, मेरे लिए अच्छी कामनाएँ की, अच्छे-अच्छे बातें मुझसे शेयर की। तो मुझे लग रहा है कि ये सभी बातें हैं ना, अगर आप सही नज़रिए से जर्नलिस्ट वे से भी देखो तो आप बदलाव ला सकते हो। और सामान्य लोग भी जो आपके पास आते हैं, मैंने देखे हैं कि कुछ लोगों को जानकारी नहीं है ना, तो वो लोग शायद इतनी सहूलियत नहीं ले पा रहे हैं या नहीं माँग सकते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। हम मीडिया कर्मी थे और हमें जानकारी थी, और संक्रमित हो सके तो हो जाएँ तो कैसे ध्यान रखना है वो जानता था, तो मैं ये ईज़िली कर पाया। सामान्य लोग के पास शायद नहीं है जानकारी। जैसे जो भी श्रमिक लोग हैं, तो वो लोग उनको जानकारी नहीं थी कि ये लॉकडाउन क्या है? ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाया जाता है कि नहीं जाया जाता है? तंत्र ने व्यवस्था की है कि नहीं की है? ये जानकारी नहीं थी, जो हमारे पास थी, तो हम मीडिया के थ्रू चलाएँ कि चलो ये जो श्रमिक हैं, उनके खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके घर जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, रास्ते में उनके जाँच की या उनके स्वास्थ्य की जाँच की जाए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब एक मीडिया ही था जो कर पाया, गवर्नमेंट या तंत्र का ध्यान उस तरफ ले जाया गया। और मैं मानता हूँ, इसीलिए मैं हर बार मानता हूँ कि जितने भी कोरोना वायरस की श्रेणी में मैं मीडिया को इसलिए बहुत अहम मान रहा हूँ कि अपना ही एक मीडियम ऐसा है, हम ही वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि जो तंत्र को या लोगों को दोनों तक जानकारी पहुँचाकर उनको सही दिशा में लेके जा रहा है। लोगों को परेशानी है, अपना देश बहुत बड़ा है, 130 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है, श्रमिक वर्ग सबसे ज़्यादा है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए भी बहुत दिक्कतें हुई हैं। आप देखो, गुजरात में इतना समृद्ध है तो लोग बाहर से सबसे ज़्यादा यहाँ काम करने को आए हैं। बिहार से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो उन लोगों को दिक्कत हुई है, मना नहीं कर रहा हूँ, दिक्कत हुई है। और इतने बड़े पैमाने पे लोग थे तो उनको सँभालने में या उन तक सुविधाएँ पहुँचाने में भी दिक्कत हुई है। लेकिन मीडिया ने अपना रोल किया है, सामाजिक संस्थाएँ और धार्मिक संस्थाओं ने भी अपना काम किया है, उसकी वजह से उनका कुछ दर्द कम हो पाया है। लेकिन ये मैं बिल्कुल मानता हूँ
कि इस परिस्थिति में सबको परेशान तो बहुत होना पड़ा है, लेकिन इस परिस्थिति का जायजा लें तो हमें ये लग रहा है कि इसमें लोग दुखी बहुत हुए। तंत्र ने अपने हिसाब से मदद की, स्थानीय तंत्र ने और धार्मिक संस्था या सामाजिक संस्थाओं ने भी कार्य किए हैं। कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने हिसाब से भी मदद करने के लिए आगे आए थे। तो सब लोगों ने अपने हिसाब से काम किया है, लेकिन मुश्किलें हैं और उसको आसान करने का ज़रिया हम हो सकते हैं, जर्नलिज़्म हो सकता है। अच्छा, इंदु को उसका एक सवाल पूछना है। Yes, sir. तो लास्ट सवाल ले लेते हैं इंदु का। Yeah. Listen. Thank you, sir. The thing is, in China, the corona has started in like January, right? But the very specialty is that the countries near China, which is Taiwan, Japan, and South Korea, they don't have a lockdown. They don't have a lockdown. In Japan, the least thing they did was the schools were off. And this virus is different from the earlier virus. The earlier virus is called human corona, and now it's called novel corona, which can be spread among animals and plants. You also talked about social distancing and wearing masks. But Japan has another scientific study where they say that the coronavirus is in the air for at least 20 minutes and they travel as micro droplets. So is social distancing useful? And wearing of masks, they said that coronavirus is smaller than those mask holes, so will it be useful? So my question is, whether India is going in the right direction, because Taiwan has not followed anything of WHO and they are recovering, but we are completely following the WHO basis. Also, near China, Taiwan, Japan, and South Korea do not have a lockdown, and their health condition are much better than India. So, are we going on the right path? That's my question. So far the China's role is concerned, it is totally under suspicion, क्योंकि चाइना जहाँ तक जो बोल रहा है और उसकी जो भूमिकाएं रही हैं वो काफी शंका के दायरे में रही हैं, क्योंकि उनके पास शायद वैक्सीन आ भी चुकी हैं, वो छुपा रहा है, ये भी बातें हैं। उन्होंने लैब में ये वायरस बनाया, वो भी बात चल रही है, या फिर उनके जो वहाँ की जो एक एनिमल मार्केट है वहां से ये स्प्रेड हुआ, वो चमगादड़ उसमें से स्प्रेड हुआ, वो भी एक थियरी काम कर रही। तो बहुत सी अभी भ्रांति है इसके बारे में, तो अभी कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है। WHO की भूमिका भी अभी काफी शंका के दायरे में है, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पे हल्ला बोल रहे हैं। तो ये सब ऐसी बातें हैं जिसका कुछ रिजल्ट आने वाले दिनों में आएगा। जहां तक लॉकडाउन की बात है, तो चाइना ने भी लॉकडाउन वहां पे किया था, लगातार वुहान को पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन बना लिया था। ताइवान की जो आप बात कर रहे हैं और जापान की बात कर रहे हैं, तो ये दो कंट्री पहले से ही प्रिकॉशन ले चुके थे, यानी कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, उस थियरी पे उन लोगों ने काम किया। उनको ये पता था कि इस महामारी को यहाँ आने से कैसे रोकना है। उन्होंने लॉकडाउन का सहारा शुरू में इसलिए नहीं लिया कि वो लोग जानते थे कि ये जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं अगर हम ध्यान एक दूसरे को छूने से, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते, उनकी वजह से आता है। तो उनकी वजह से उन लोगों ने पहले से ही वो प्रिकॉशन लिए थे। जहां तक इंडिया की बात है, तो हम सबसे हमारे लिए अच्छा ये भी था कि पूरे चाइना में या पूरे नॉर्थ ईस्ट या अमेरिका और यूके वगैरह में जो महामारी बाहर आ चुकी थी और उसके हालात पे भारत की पहले से ही नजर बनी हुई थी। तो अपने लिए बहुत अच्छी बात ये थी कि हमें पहले से पता था कि ये कैसे संक्रमित लोगों को करता है, लोगों में किस तरह से फैलता है और क्या उसके प्रिकॉशन हो सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखकर भारत सरकार ने पहले से ही कुछ नियम बना लिए थे, जैसे कि एयरपोर्ट में जो लोग आते थे तो उसको थोड़ी जांच किया करते थे और फिर उसको क्वारंटाइन कर दिया करते थे। कुछ गलतियां भी हुई हैं, ये मैं मान रहा हूं मैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से अन्य देशों में इसका संक्रमण बढ़ा है उसको हम कंट्रोल कर सके हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत अभी इतना विकासशील देश नहीं है कि हमारे पास इतनी मेडिकल सुविधाएं हैं कि हम चलो सबको बिना लॉकडाउन के बाहर घूमने देंगे और वो हॉस्पिटल में आएंगे तो हम उसकी अच्छे से जांच और ट्रीटमेंट कर लेंगे। ये लिमिटेशन शायद इंडिया जानता था, इसी वजह से उसने लॉकडाउन करने का फैसला किया। मुझे आज भी ये लग रहा था कि 3 लॉकडाउन के बाद चौथा लॉकडाउन नहीं आएगा, लेकिन जब चौथा लॉकडाउन आया तब मुझे ये अच्छी तरह से विश्वास हो गया
कि इतने बड़े कंट्री में, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में लॉकडाउन इसलिए भी सही है क्योंकि अपने यहाँ जो लोगों की आदतें हैं, जो मैनर्स हैं, उसको भी डेवलप करना है। हम यहाँ स्वच्छ भारत के लेकर बहुत दिनों से मुहिम चला रहे हैं, फिर भी इतनी सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि लोग नहीं समझ रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी है, वहाँ तक हम जानकारी भी नहीं पहुँचा पाए हैं। और इस महामारी में हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि पहले हम सब लोगों को एजुकेट करेंगे, उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समझाएँगे, उनको सैनिटाइज कैसे रहना है वो समझाएँगे, फिर लॉकडाउन करेंगे। शायद ये एक ही एक रास्ता था कि जिसकी वजह से आज हम 1 लाख के आस-पास हमारे केसेस हैं। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद ये आंकड़ा बहुत भयावह हो सकता था। जैसे अमेरिका में अभी इतना सारा आंकड़ा है, 33 करोड़ की आबादी में इतने सारे लोग अगर संक्रमित हो चुके हैं, तो वो एक बड़ी बात वहाँ के लिए मानी जाती है क्योंकि इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी वो संक्रमण नहीं रोक पाए, वो समय पे लॉकडाउन नहीं लगा पाए। अब लोग अपने आप लॉकडाउन होकर घर में रह रहे हैं। इंडिया में लॉकडाउन लाया गया तो उसके अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। हाँ, उसकी इकोनॉमी पे असर हुई है, लोगों की आर्थिक परिस्थिति पे असर हुई है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन अगर इतना सारा संक्रमण इंडिया में हो जाता तो परिस्थिति सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता और आप ये बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँगे क्योंकि आप अहमदाबाद में रह रहे हो और आपने अहमदाबाद में देखा है कि अभी इतने 10,000 के आस-पास 10 या 12,000 के आस-पास अभी आंकड़े आए हैं, फिर भी हम इतने परेशान हैं। आप सोचो अगर इससे भी लॉकडाउन नहीं होता और इतने सारे केसेस आ जाते, तो हम क्या कर पाते? क्या हम इस परिस्थिति को कंट्रोल कर पाते? तो अभी अहमदाबाद की परिस्थिति देखकर भी मुझे लग रहा है कि इंडिया ने लॉकडाउन किया तो शायद उसके अच्छे रिजल्ट हैं। ताइवान और जापान और दूसरे साउथ कोरिया उत्तर कोरिया की जो आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी उन लोगों को पहले से पता था और उनके पास अच्छी मेडिकल सुविधाएँ थी, कम आबादी थी, तो वो लोग ज़्यादा टेस्टिंग कर पाएँ। अपने यहाँ टेस्टिंग के भी बहुत प्रॉब्लम है, बार-बार गाइडलाइन चेंज हो रही है, तो उसके लिए भी लोग पैनिक हो रहे हैं। स्थानीय तंत्र भी बार-बार कभी दुकान खोल रहे हैं, कभी नहीं खोल रहे हैं, कभी डिसीजन लेने के बाद 5-6 घंटे में बदल दे रहा है। तो उनके लिए भी नया है, वो लोग भी शायद थोड़े पैनिक हो चुके हैं। तो ये जो सारी परिस्थितियाँ हैं, उसमें मुझे लगा लॉकडाउन शायद एक बड़ा फैसला माना जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से अपनी आबादी और फैसिलिटीज़ हैं कम, उसके नज़रिए से ये लॉकडाउन सही मायने में थोड़ा ठीक रहा। अगर नहीं होता तो शायद परिस्थिति और खराब होती और हम लोग ज़्यादा परेशान हो रहे होते। दूसरे देशों ने अपनी भौगोलिक परिस्थिति को भी ध्यान में रख के फैसले लिए हैं। अपनी भौगोलिक परिस्थिति भी काफ़ी अलग है, आबादी भी बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से अपने यहाँ अलग-अलग गाइडलाइंस हैं। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो वहाँ कोई भी नियम लेना और उस पे लोगों पर थोपना इतना आसान नहीं है, जितना अपना ये लोकशाही देश में हम कर सकते हैं। शायद वहाँ विचारों की फ्रीडम इतनी है कि वहाँ कुछ भी अगर करना है तो लोगों को पहले ध्यान में रखकर करना पड़ता है। यहाँ अभी हम लॉकडाउन कर पाए हैं, तो दिक्कतें भी आई हैं लेकिन उसको भी सॉल्व करने के लिए भी प्रयत्न हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन अभी के सिचुएशन को देखकर ठीक है। बाकी सब देशों के लिए उनकी भौगोलिक परिस्थिति और आबादी को देखकर शायद ये फैसले लिए गए होंगे। लेकिन जहाँ तक चाइना की बात है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी वो काफ़ी शंका के दायरे में है। आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि आखिरकार ये वायरस कैसे आया, कैसे फैला, वो लोग इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि चाइना ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके अपने कुछ सोशल मीडिया नहीं है जो बाहर के लोगों के साथ लिंक हो सके। उन लोगों का खुद का अपना सोशल मीडिया है, खुद के सारे प्लेटफ़ॉर्म अलग हैं। वो अपनी बातें कभी भी दुनिया के सामने ज़ाहिर नहीं कर पा रहा है, लेकिन बाकी जो सारी दुनिया है उसकी सारी जानकारी वो रख रहा है। तो अभी चाइना को ध्यान में रखकर हम अपने घर में कुछ बदलाव लाएँ, ये मेरे मानने में सही बात नहीं होगी। बहुत बढ़िया। जयेश जी के साथ आज संवाद बहुत ही बढ़िया रहा और विद्यार्थियों ने इतने सारे सवाल पूछे और उसके बहुत ही सेटिस्फैक्टरी आंसर जयेश जी ने आज दिए हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न थे और वो प्रश्न यहाँ पर हम आंसर कर पाएँ उसकी बहुत खुशी है। जयेश जी के साथ हम लगातार जुड़ते रहेंगे। आज वर्चुअली जुड़े हैं हम, कॉलेज खुलने के बाद जयेश जी को रूबरू होने के लिए भी निमंत्रण अभी से दे देते हैं, तो विद्यार्थियों के साथ आप रूबरू भी जुड़े। और आज की हमारी ज़्यादातर संवाद आज का जो था वो कोविड को सेंटर में रख के हमने संवाद किया था। इसके बाद जयेश जी को हम मीडिया के लिए स्पेशल निमंत्रित करना चाहेंगे। आपका जो ऑन स्क्रीन अनुभव है वो अनुभव भी हमारे विद्यार्थियों के साथ साझा करें, कुछ टिप्स दें विद्यार्थियों को कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में, उसके लिए अलग से पूरा हम संवाद डेफिनेटली करेंगे। और आज का कार्यक्रम खत्म होने से पहले, जैसे हमने बात किया था पिछले हफ्ते,
आप लोगों को हमने एक फोटोग्राफी कंपटीशन इंटरनल ग्रुप के लिए अनाउंस किया था, और वो कंपटीशन में विजेता घोषित करने का वक्त अभी आ चुका है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन से जो विजेता घोषित किए जाने वाले हैं वो जयेश जी को मैं बताऊं कि आप अब मैंने आपको फोटोग्राफ्स भेजे थे, उसमें से जो आपको बेहतर लगा है फोटोग्राफ उसको आप डिक्लेयर करें आज के एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से विजेता। उसके बाद में पॉपुलर ओपिनियन वाला जो विजेता है उसको मैं डिक्लेयर करूंगा। जयेश जी। बिल्कुल। मैंने फोटोग्राफ्स देखे हैं। वैसे जब हम विद्यापीठ में पढ़ते थे तो हमारा भी ये सब्जेक्ट हुआ करता था, और इतनी सारी मैं इंडिया और इंडिया के बाहर घुमा हूँ, तो फोटोग्राफी मैं करता हूँ, और मेरे साथ के जो बंदे हैं वो भी मुझसे अच्छे फोटोग्राफर हैं, तो उनसे भी थोड़े रिव्यू लिया करता था। और आज भी जो मुझे फोटो दिए गए तो उनमें भी मैंने कुछ इन लोगों के साथ भी चर्चाएं की। और उसके बाद जो आपका थीम था लाइट्स वाला, लाइट्स एंड शेडो, तो काफी मुझे अच्छा लगा। गोबो लाइट का जो थीम पे आकाश वसावा उनका जो फोटोग्राफ है मुझे वो काफी अच्छा लगा। तो कांग्रेचुलेशन आकाश वसावा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आकाश का फोटोग्राफ यहाँ पर हम डिस्प्ले करना चाहेंगे। आकाश का फोटोग्राफ जो है उसको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो लोग भी देख सकें कि आकाश का फोटोग्राफ कौन सा था। आकाश का ये फोटोग्राफ था जो जिसको हम एक्सपर्ट ओपिनियन के दायरे में विजेता घोषित करते हैं। और एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद जो विजेता घोषित होते हैं वो पॉपुलर चॉइस पर विजेता घोषित होते हैं, जिस पर हमने एनएमसीजे के फेसबुक पेज पर ये सारे पोस्ट रखे थे, और उसमें से जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले या लाइक्स मिले उसको हम विजेता घोषित करते हैं। और यहाँ पर मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, एक नहीं दो लोग इसमें टाई पर हैं। दोनों लोगों को 82 वोट्स मिले थे। सुबह 10 बजे जब मैंने काउंटिंग किया तो ऑर्लिन्स राजपूत और हीरल मेहता दोनों को 82 वोट्स मिले हैं, और दोनों को पॉपुलर चॉइस में विजेता घोषित किए जाते हैं। और उनके फोटोग्राफ भी मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। ऑर्लिन्स राजपूत का फोटोग्राफ है वो यहाँ पर सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ये ऑर्लिन्स राजपूत का फोटोग्राफ है जिसको 82 लाइक्स मिले थे। और उसके बाद हीरल मेहता का जो फोटोग्राफ है, ये हीरल मेहता का फोटोग्राफ है। उसने खुद ही अपना सेल्फी मोड में फोटोग्राफ क्लिक किया था लाइट एंड शेडो थीम में, तो इसको भी पॉपुलर चॉइस में विजेता घोषित किया जाता है। तो आज 3 विजेता घोषित किए गए हैं। ये उपक्रम बहुत अच्छा रहा। गेस्ट ऑफ द वीक उपक्रम में आप सब जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और जयेश जी का हम सब की ओर से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, एनएमसीजी की ओर से, काशीकर सर की ओर से, हम सब की ओर से। और हमारे साथ ऐसे ही आगे आप जुड़ते रहें और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद जयेश जी, नमस्कार। आप सभी का, और सारे स्टूडेंट को भी मैं काफी धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने काफी अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे, और जब ये पूरा माहौल ठीक हो जाए तो आप बिल्कुल टीवी9 के स्टूडियो पे आए। जर्नलिस्ट कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हैं वो भी आप देखें। बाकी कौशल भाई से हम लगातार मिलते रहते हैं, हमारे काफी करीबी अच्छे मित्र हैं, तो आप काफी खुशनसीब हैं कि उनके साथ आपको काम करने का और पढ़ने का और सीखने का मौका मिला है। तो कौशल जी, आपको भी मैं न्योता दे रहा हूँ कि आप जरूर टीवी9 के स्टूडियो पे आए, सभी स्टूडेंट्स को लेकर आए ताकि वो भी यहाँ काफी अच्छा सीख पाए। धन्यवाद आपका फिर से। थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।